एक तो ये है कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एक नए स्किल के लिए। हम यहाँ पे आपको फॉरेस्ट्री या उसके बारे में कुछ नहीं बताने आए, ना हम आपको बता सकते हैं, सिखा सकते हैं। माशाल्लाह यू आर ऑल वेरी वेरी एक्सपीरियंस्ड। हम कोशिश क्या करेंगे कि जो आपके जहन में सारा नॉलेज है इसको हम चैनलाइज करें किसी एक ऐसे सिस्टम के ऊपर जिससे मीनिंगफुल रिज़ल्ट निकल सके। इस वक्त आपके जहन में जितने आइडियाज़ हैं, जितने एग्ज़ाम्पल्स हैं, जितना आपका एक्सपीरियंस है, वो सब आपके पास है, लेकिन उसको हम किस तरह से एक फ्रेमवर्क के अंदर डाल के शायद किसी PC1 बनाने में हम मदद कर सकें, या कोई ऐसा कुछ हो कि जो पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज के पूरे फ्रेमवर्क से ऐसा एक आउटपुट निकाल लें जो जिस तरह इमरान साहब जो हैं GCF वगैरह को डील कर रहे हैं उसमें कोई प्रोजेक्ट जा सके। तो असल जो हमारा काम है वो ये है कि किस तरह से आपके एक्सपीरियंस को हम चैनलाइज करके एक रिटन फॉर्म में उसको ले आएँ विच मेक्स इकोनॉमिक सेंस। जो रिजवान साहब ने अभी बात की थी ना कि हमें पता तो है कि जी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जनरली इकोसिस्टम्स, बायोडाइवर्सिटी, ये सारा कुछ, लेकिन जब एक पॉलिसी मेकर को जब आप ये बात कर रहे हो, कह रहे हैं हाँ बहुत अच्छी चीज़ है, जंगल होना चाहिए, सारा कुछ, बट कैन यू पुट सम सॉर्ट ऑफ अ डॉलर वैल्यू, रुपी वैल्यू, कि इसकी जो एक्चुअल बेनिफिट है प्लानिंग में, प्रोजेक्ट डिज़ाइन में, वो पैसों में कितनी है। जब तक आप उनको पैसों में नहीं बताएंगे, रुपीज़ में नहीं बताएंगे, तब तक उसकी इम्पोर्टेंस सिर्फ एक बताने के हद तक रह जाती है कि हाँ जी ये बड़ी अच्छी चीज़ है, होना चाहिए, पार्क भी होने चाहिए, जंगल भी होने चाहिए, हर तरह का इकोसिस्टम होना चाहिए। तो सबसे पहले बिफोर वी एक्चुअली बिगिन, जनरली मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, हमारे पास बेसिकली 3 टेबल्स हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है इकोसिस्टम सर्विसेज के बारे में। इकोसिस्टम के बारे में क्या अंडरस्टैंडिंग है, इकोसिस्टम सर्विसेज के बारे में क्या अंडरस्टैंडिंग है, पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज के बारे में क्या अंडरस्टैंडिंग है, जस्ट ताकि हम एक बेसलाइन डेवलप करें कि जी हम कहाँ से डिस्कशन को शुरू करेंगे। मेरे ख्याल में हर मेज़ पे एक माइक है, और कोई भी एक कोई हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं फ्रॉम ईच टेबल, सिर्फ अगर हमें एक अपनी अंडरस्टैंडिंग बता दें। सर अगर हम आपके टेबल से ही शुरू करें, इफ़ देयर इज़ अ माइक, या वहाँ पे मुझे माइक नज़र आ रहा है, अगर इस टेबल से हमारे रिसर्च के बड़े काबिल कोलीग्स हैं, व्हाट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एन इकोसिस्टम या इकोसिस्टम सर्विसेज या पेमेंट फॉर इको, जनरल एक कोई उस तरह से डेफिनेशन वगैरह हम नहीं पूछ रहे, जनरल बात करें। सर इस तरह है कि इकोसिस्टम सर्विसेज में हमारे पास डिफरेंट चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल उसके अंदर अगर हम बात करें तो वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है जो सबसे बड़ा हमारे पास इकोसिस्टम है, क्योंकि ये सारे हम बात जो करें वो नॉन टेंजिबल बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं ना। तो उसके बाद सर वाटरशेड जो हमारे पास मैयर्स है, वाटरशेड जो है हमारे पास चैनल जो है वो एक इकोसिस्टम है। उसके बाद सर इसी तरह सर हमारे पास बायोडाइवर्सिटी जो है वो एक इकोसिस्टम जो है सर्विसेज है। तो सर इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं सर जो हमारे पास इकोसिस्टम सर्विसेज में सर फॉल करती हैं। कोई ऐड करना चाहता है आप में से सर, कोई अगर इधर। जब एक नया आइडिया आता है कुछ चैलेंजेस के साथ आते हैं, जैसे फ्रेमवर्क का ये टेस्ट करना, तो इसमें हम आपने कहा कि प्रोजेक्ट जो पीसीएन हम इसकी प्रिपेयर करें इसके ऊपर फ्रेमवर्क की बेस के ऊपर, इस नया आइडिया की बेस के ऊपर। मेरा ये सवाल है सर, क्या जो आइडिया फ्रेमवर्क है क्या लीगल प्रोविजन की बेस के ऊपर, लीगल फ्रेमवर्क के विदाउट लीगल फ्रेमवर्क इसके ऊपर हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? एक चीज़ जो हम जब ये काम शुरू कर भी रहे थे तो हमें ये पता था कि आम तौर पे जो एक जहन में होता है ना कि पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज इज़ इक्वल टू द कार्बन मार्केट्स, दैट इज़ इनकरेक्ट। कार्बन मार्केट्स इज़ जस्ट अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ दिस एंटायर पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज। तो बेसिकली इकोसिस्टम की प्रिजर्वेशन लाजमी है, क्योंकि ऐसे ही बिना पर जो है इको टूरिज्म का एक फिनोमेना है जो कि प्रमोट किया जाता है। तो इससे जो है मुल्क की इकानमी में एक रेवेन्यू जनरेशन की एक स्टेप होता है, कोई इससे जो है एक बेनिफिशियल जो है फायदे मिलते हैं। अच्छा, मैं इधर से बात शुरू करूँगा कि हम वैल्यूएशंस की बात करते हैं। एक लफ्ज़ जो इससे पहले आता है वो प्राइसिंग का आता है, कि प्राइस भी एक कॉन्सेप्ट है, वैल्यू भी एक कॉन्सेप्ट है। अब ये इकोसिस्टम्स आर ऑल लिविंग फिनोमेना,
ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना सारे इकोसिस्टम का जो पार्ट है। तो अब जैसे मैं उस वक्त वो ब्रेक में उस्मान किरमानी साहब से बात कर रहा था कि जैसे ह्यूमन लाइफ है उसकी क्या प्राइस है, कोई है उसकी प्राइस? डज अ ह्यूमन लाइफ हैव अ प्राइस? कि जैसे आप कहें कि जी इतने रुपए या इतने डॉलर, नहीं हो सकती ना। और अगर है भी तो अगर वो कीमत किसी को दी जाए तो विल ही एंड हिज लाइफ? तो इसका क्या मतलब है कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड वैल्यू, राइट। हम वैल्यूएशंस की बात कर रहे हैं ना। वैल्यू वो होती है जो आप कितने में उसको वैल्यू करते हैं। प्राइस एक फिक्स्ड होती है कि ये रुपयों में इतना है। सो समटाइम्स देयर इज़ नॉट अ डायरेक्ट वे ऑफ वैल्यूएशन। हर एक चीज़ की कोई पैसों में कीमत नहीं होती, लेकिन हमें प्रॉक्सीज़ के ज़रिए उसकी कोई ना कोई वैल्यू निकालनी होती है। तो प्रॉक्सी आपको पता है एक इनडायरेक्ट तरीका है। अगर किसी चीज़ को आपने इनडायरेक्ट तरीके से जांचना है या नापना है तो वो उसके हम प्रॉक्सीज़ यूज़ करते हैं। मैं एक बहुत, वैसे तो बहुत एग्जांपल्स हैं, लेकिन चूंकि हम क्लाइमेट चेंज वगैरह की बात कर रहे हैं तो एक प्रॉक्सी क्लाइमेट चेंज में यूज़ होती है जब हम वनरेबिलिटी असेसमेंट्स कर रहे होते हैं। हम किसी भी कम्युनिटी की या किसी हाउस होल्ड या सिटी या कंट्री की जब हम वनरेबिलिटी जानना चाह रहे हों तो एक प्रॉक्सी उसमें यूज़ होती है जी एजुकेशन। एजुकेशन इज़ अ प्रॉक्सी। ज़्यादा एजुकेशन होगी तो वो कम वनरेबल होंगे, कम एजुकेशन होगी तो ज़्यादा वनरेबल होंगे। उसकी वजह बता सकते हैं कि क्या वजह हो सकती है? आम तौर पे जो मैं वजह सुनता हूँ ना कि जी जो ज़्यादा एजुकेटेड होंगे उनको क्लाइमेट चेंज के बारे में ज़्यादा पता होगा तो वो ज़्यादा अवेयर होंगे और ये सारा। दिस इज़ रॉन्ग। ये नहीं है। अगर ज़्यादा बेहतर एजुकेशन होगी तो ज़्यादा चांसेस हैं कि शायद उनका इनकम लेवल बेहतर हो बिकॉज ऑफ द एजुकेशन। इनकम लेवल बेहतर होगा तो उनके लिविंग कंडीशंस बेहतर होंगे मोस्ट प्रोबेबली, और उन लिविंग कंडीशंस की वजह से उनका एडाप्टेशन लेवल ज़्यादा बेहतर होगा। मैं सर 1992 से 94 तक मरी में काम करता रहा हूँ। अब मरी में अगर आप पथरियाटा बूरबन का फॉरेस्ट निकाल दें तो जो बिलियंस ऑफ रुपीस की एनुअल टूरिज्म की इनकम है वो किधर होगी? पहली चीज़ तो ये, ठीक है, वो फैक्टर इन कहीं भी नहीं होता। जैसे हमारे कुलीग बता रहे थे, मैं सर मरी का एक टेक्निकल वर्किंग प्लान लिखा हुआ, एक जगह फिर क्या। तो एक तो चीज़ ये हो गई कि हमें इसको भी देखना है कि हमारा, जैसे आपने कहा ना जी, बेनिफिशरी पूरा पाकिस्तान है मरी का, टूरिज्म सर्विसेज, उसका रिपल इफेक्ट, लेकिन बुनियाद वो जंगलात है जो 120 साल से महकमा जंगलात मैनेज कर रहा है। वाइल्ड लाइफ का देखें सर। इसी तरह अब जो साल्ट रेंज है सर, साल्ट रेंज में उड़ियाल है, हमारा ये पार्टरिज है, यहाँ पे वो शूटिंग भी होती है परमिट से, पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं। अब उसकी अपनी वैल्यू है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या एज ए फॉरेस्टर या वाइल्ड लाइफ के जी क्या पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके ये पॉसिबल होगा कि हम गवर्नमेंट को कन्विंस कर सकें जो दूसरे सेक्टर से आपको इतनी रेवेन्यू जनरेशन हो रही है उसका रिलेशन हमारी इकोसिस्टम सर्विसेज है। बल्कि इवन सर जो पानी भी आता है, इस्लामाबाद को जो पानी आ रहा है सिमरी डैम में, वो हमारे मरी में सर वो पथरियाटा गुलाडा गली के पास 2 नाले हैं जिनका पानी नीचे आ रहा है। तो आप देखिए कि यानी कि जो फॉरेस्ट्री, तो ये सर ये काइंडली आपने ना ये क्योंकि इस एग्जांपल का हम सब रिलेट कर सकें। ये बिल्कुल सर होगा, यही मकसद है उसका कि हम इनडायरेक्ट तरीके से उसकी वैल्यू निकाल सकें। इसी से सर मैं समझाने के लिए जो हम इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स में स्पेशली जब हम वैल्यूएशंस की बात करते हैं इकोसिस्टम्स की, बायोडाइवर्सिटी की, उसमें कुछ मेथडोलॉजीज़ हैं, उसमें से 2 हम करेंगे भी इस ट्रेनिंग में। लेकिन मैं मरी की मिसाल दोबारा से ना समझाने के उसमें कि लेट्स से एक फैमिली है, यानी आप क्या वैल्यू अटैच करते हैं टू अ पर्टिकुलर लेट्स से एरिया या इकोसिस्टम। एक फैमिली है जो सोच रही है, दिस इज़ एन एग्जांपल, कि जी हमने लाहौर से जाके मरी जाना है 4-5 दिनों के लिए। बहुत लोग जाते हैं, और लेट्स से वो इस तरह की फैमिली है जिन्होंने खुद अपने ख़र्चे से जाना है, ट्रैवल, पेट्रोल जो भी है, चाहे बस पे, चाहे उधर फिर रहना है, फिर खाना पीना करना है। अब वो किस तरह से वैल्यूएट कर रहे हैं उस सिस्टम को? वो अब कैलकुलेट करते हैं कि हमारा क्या ख़र्चा आएगा, राइट? क्या ख़र्चा आएगा हमारा जाने में आने में। कैलकुलेशन होगी जी, पता चला जी ₹1,00,000 ख़र्चा आएगा। तो अब वो सोचते हैं अच्छा जी हम 5 दिन गुजारेंगे, ₹1,00,000 हमने उधर लगाने हैं, इज़ इट वर्थ इट और नॉट वर्थ इट? ये सवाल आ जाता है। अगर तो उनके लिए वर्थ इट है, लेट्स से वो 3 लाख आता है ख़र्चा, फिर वो कहेंगे यार 3 लाख 5 दिन ये कुछ समझ नहीं आई, हाँ इतना होता तो मैं कर लेता। एक
एक टर्म आप फिर सुनेंगे सारे उसमें, विच इज़ कॉल्ड विलिंगनेस टू पे. दिस इज़ विलिंगनेस टू पे, कि व्हाट इज़ योर विलिंगनेस टू पे टू एक्सपीरियंस दैट इकोसिस्टम. ये जो आपने लाख रुपए लगा लिया, ये वो वैल्यू है जो उस इकोसिस्टम पे आपने पुट किया. सो आई होप कि द इंट्रोडक्शन वाज हेल्पफुल. थोड़ा सा मैं चाहता था कि वी आर ऑल ऑन द सेम पेज कि हम क्या करने जा रहे हैं. इसके पीछे बहुत ज़्यादा एफर्ट हुई है. जब आप ये करेंगे, आप देखेंगे, तो आपको उस वक्त अंदाज़ा होगा कि वाकई इसके पीछे बहुत ज़्यादा काम हुआ हुआ है. एंड वी ट्राइड टू मेक इट एज ईजी फॉर यू एज पॉसिबल. And welcome once again everyone else. We're honored that you're here, and I hope कि अगले आज का दिन और कल का दिन it will be a learning experience हमारे लिए भी, आपके experience और उससे फ़ायदा उठा के इसको हम कैसे यूज़ करेंगे. And I hope it will also be, अगर आपका knowledge level या skill level 19 से 20 पे भी चला जाता है, तो we are happy कि हमने कुछ ना कुछ contribute किया. So हमारे बड़े रियलिस्टिक तरह के गोल्स हैं. और जैसे मैंने कहा, बहुत ये इंटरैक्टिव होगा. कुछ हम छोटा मोटा ग्रुप वर्क भी करेंगे, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं कि प्रेजेंटेशनें होंगी, कुछ होंगी, लेकिन एक थॉट प्रोसेस मिल के कि यार एक केस जब आएगा तो हमने कैसे उसको वैल्यूएट करना है. तो ये वाली चीज़ें ऑलरेडी हमने प्रिंट में भी की हुई हैं. जब हम उधर पहुँचेंगे तो विल टेक ओवर. सो दुरे माई वेरी एबल कोलीग, मुझे नहीं पता कि इनके बगैर हम ये कैसे करते काम. always there with a lot of contribution. दुरे आमना वहाँ पे बैठी हैं, उनका भी बहुत ज़्यादा contribution है. रिजवान साहब as always, उनके guidance के बगैर नहीं हो सकता. उस्मान साहब is always very very helpful. और भी ऐसे 2-3 colleagues हैं जो इधर नहीं आ सके, जिनकी बहुत ज़्यादा contribution है. So I'm thankful to everyone. It was a very hectic 6-month team effort, जिसके बाद ये सारा कुछ हुआ है. So I hope it will be helpful for everyone. So Dure will be the prime presenter, और जहाँ मुझे लगे थोड़ा सा if I need to explain a bit further, तो I will also come in wherever possible. Thank you very much ji. Thank you. Services, regulatory, provision, recreational, cultural. I think most of आपकी act में भी लिखी हुई है. अगर आप लोग I think उसके ज़्यादा champions हैं than I am, तो ये सब चीज़ें हैं. So let's just move forward. अब इस फ्रेमवर्क में ये क्या कवर होता है और क्या नहीं कवर होता, आरिफ साहब ने इस पर बहुत ज़्यादा भी आपको बता दिया है. लेकिन फिर से मैं आपको बता सकूँ, इस टूल से आप वैल्यूएशन ऑफ इकोसिस्टम सर्विस को रिकग्नाइज कर सकेंगे, वैल्यू कर सकेंगे, अपनी डिस्कशन को स्ट्रेंथन कर सकेंगे PC1 को कि यार इसमें इकोसिस्टम सर्विस वाला पार्ट क्या था, क्योंकि वो मिसिंग है. इसमें आप एडवाइजरी नोट और प्लानिंग डिसीजंस टूल किट्स वगैरह बना सकेंगे अपने बॉसेस को कन्विंस करने के लिए. वो सब चीज़ें हम देखेंगे बेस्ड ऑन द एविडेंस दैट यू जनरेटेड. और फिर वेयर नीडेड पेस्ट लाइक डिज़ाइन जनरेट कर सकेंगे. और ये एक आपका खुद का कस्टमाइज्ड ओन डॉक्यूमेंट है. इट्स नॉट फॉर प्राइवेट सेक्टर ऑडियंस या दूसरे लोगों के लिए. वेरी मच पब्लिक सेक्टर लेंस इसमें एडेड है, क्योंकि ये शायद चैलेंजेस होते हैं कि दिस इज स्पीकिंग टू योर वेरी मच PC1 और जो आपके टेम्पलेट्स हैं. अक्सर हम ये करते हैं कि PC1 को ऑल्टर करने की कोशिश करते हैं, उसमें चीज़ें फिट इन करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से बहुत कन्फ्यूजन कॉज होती है. और सर ने खुद बात की कि हमारी लीगैलिटी एलिमेंट, रूल्स ऑफ बिजनेस ऑल्ट्रेशन, वो सब चीज़ें इसमें नहीं है. सो दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये एक वही सिस्टम के अंदर आरिफ साहब ने एक ऐसी चीज़ डिज़ाइन की जिसमें आप इजीली नेविगेट कर सकेंगे विद योर करंट डिसीजन मेकिंग एंड गवर्नेंस. सो लेट्स जस्ट गेट टू समथिंग दैट यू ऑलरेडी आर डूइंग. तो आपकी जो फ्रेमवर्क है वो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स को, इंटरवेंशन को जो है ऑलरेडी इकोसिस्टम की लेंस लगा के देखेगी. जो ये आपका जो आपको फ्रेमवर्क देंगे टूल, उसमें ये ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ होंगे, आपको पॉपुलेट किए जाएंगे एक्सेल शीट में. कल वो हम आपको लगा के दिखाएंगे. तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनकी क्या सर्विसेज हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, चाहे वो बायोडाइवर्सिटी है, वाटरशेड है, क्लाइमेट बेनिफिट्स हैं. और उनको हम इजीली जो है हमारी फ्रेमवर्क क्या करेगी, एम्पलीफाई कर देगी. बेसिकली इसमें सर्विसेज बहुत विजिबल हो जाएंगी. हम उसको बता सकेंगे कि कौन सी सर्विस हम मेजर कर रहे हैं, और बहुत सी वो बेसिकली, और वो सर्विस जब हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो जो आरिफ साहब मेथोडोलॉजी बताएंगे आपको, उसको हम थ्रू दैट वैल्यूएट भी कर पाएंगे. बिकॉज कोलीग्स बार बार हमें कहते हैं कि आप हमें हमारे इकोसिस्टम को वैल्यूएट कर दें. तो वैल्यूएट भी हम तभी कर सकेंगे जब आप वो पर्टिकुलर सर्विस को डिफाइन करेंगे. वो क्या चीज़ है जिसको आप वैल्यूएट करना चाह रहे हैं और किस कॉन्टेक्स्ट में, वो क्या प्रोजेक्ट है. तो ये पूरा एक इंटरवेंशन लॉजिक है जो आपको बड़े अच्छे तरीके से समझा देंगे. नेक्स्ट पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इज प्लानिंग, जस्टिफिकेशन एंड एडवाइजरी वर्क. वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे आप लोगों को सीरियसली नहीं लिया जाता.
क्योंकि आपका अल्टीमेटली मे बी रिजवान साहब कैन ऑल्सो ऐड इन टू दिस, जो हमारे P&D है सब चीज़ें उनसे मंसूब होती हैं, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का पार्ट ज़्यादा उनका रोल प्ले करता है। लेकिन जब आप लोग टेक्निकल लोग हैं और शायद आप ही एडवाइस करते हैं अपने बॉसेस को, अल्टीमेटली वो जाते हैं प्लानिंग एंड रिव्यू में। यहाँ पे जब आप प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन करते हैं उसकी जो इकोनॉमिक सेंस है या उसकी वैल्यूएशन है, जैसे कि जी हम वाटरशेड का एक प्रोजेक्ट है जिसमें आपकी टर्बिडिटी ट्रीटमेंट प्लांट आप लगा रहे हैं, ठीक है, लेकिन वही टर्बिडिटी ट्रीटमेंट प्लांट अगर आप फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट के साथ वास्ता मिल के दोनों मिल के आप अपस्ट्रीम जो है फॉरेस्ट कवरेज के ऊपर बात करें। ये पॉइंट जो भी बड़ा अहम है, और ये हमारे जो दोनों फॉरेस्ट्री वाइल्ड लाइफ के लिए हम ये समझते हैं कि जो प्लानिंग हो रही है सिर्फ डेवलपमेंट साइड की होती है। बहुत सा ज़रूरी काम एक गवर्नमेंट में नॉन डेवलपमेंट साइड का जो करंट साइड का बजट है, जैसे पौधे लगाने हैं, बदकिस्मती से हमारे सूबे में ये शुरू हो गया कि हर चीज़ ADP स्कीम के ज़रिए करती हैं। ADP का नुकसान होता है 2 से 3 साल पैसे मिलते हैं, उसके बाद पैसे नहीं मिलते। और फॉरेस्ट्री वाइल्ड लाइफ सेक्टर ऐसे है कि जो ग्रोइंग सेक्टर है। अब ये तो नहीं हो सकता एक छोटा जू आपने मिनी जू बनाया जाके फैसलाबाद में, 3 साल बाद स्कीम खत्म हुई तो उन जानवरों ने तो खाना है ना जी। इसी तरह फॉरेस्ट्री में अगर आपने प्लांटेशन 3 साल में 100 एकड़ पे कर ली, उसको 15 साल मैनेज करना है। तो ये जो आपका पॉइंट है स्पोर्ट टू, ये बताना जस्टिफिकेशन बहुत ज़रूरी है कि ये वो सेक्टर है कि जिसमें पौधा लगे हो तो सर्विसेज दे रहा है, वो कार्बन सिक्वेस्टर भी कर रहा है, जो भी उससे को उसको स्मॉग को करना है वो भी कर रहा है, जो अवेयरनेस कर रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूँकि हमारा P&D का, ADP का साइकिल, PFM का साइकिल 2-3 साल प्रोजेक्ट पे जाके ब्लॉक हो जाता है। मेरे ख्याल में पेस्ट की एप्लीकेशन से एक फ़ायदा ये हो सकता है कि जो 2-3 साल के ऊपर जाके हम चीज़ छोड़ देते हैं और पूरा पंजाब भरा हुआ है डिपार्टमेंट की स्कीमों से, 2 साल 3 साल प्लांटेशन हुई, को चीज़ इस्टेब्लिश की गई, को मिनी जू बना गया, बाद में कुछ से पूछता है। तो मेरे ख्याल में पूरे हमारे लिए ये बड़ा अहम है कि इवन करंट नॉन डेवलपमेंट साइड पे भी अगर हमें रिसोर्सेज से गवर्नमेंट से लेने हैं जो कि बड़े क्रूशल होते हैं, तो ये जो अप्रोच है पेस्ट वाली, ये बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। मैंने कहा सिर्फ एक पॉइंट ऐड। जी सर, अच्छा इसमें जब हम ये तैयारी करे थे डेफिनेटली उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी दुनिया में क्या इस वक्त हो रहा है। कुछ एग्जांपल्स आपको आमना भी दे देंगी जिसमें हमारी इवन दूर जाने की जरूरत नहीं है, हमारे साउथ एशियन कंट्रीज़ में भी कुछ वो ट्राई कर रहे हैं पायलट वगैरह। इसमें श्रीलंका में आपको पता है बहुत सफारी वाला कॉन्सेप्ट है, फॉरेस्ट को प्रिजर्व करते हैं। खुद भी मैंने किया है, रिजवान साहब तो दुनिया में इस वक्त ट्रैवल किया, उनको पता है, जिसमें फॉरेस्ट रेंजर्स खुद कस्टोडियंस हैं, स्टूवर्ड हैं उस सर्विसेज के। अल्टीमेटली फिर वो पेमेंट का मैकेनिज्म वही है कि विजिटर्स की जो फ़ी है वो प्रॉपर्ली पासपोर्ट कंट्रोल करके, मतलब आपको खुद वो एक जीप में लेके जाते हैं आप जैसे भाई रेंजर्स हमारे, और वो पूरी सफारी आपको कराते हैं एनिमल्स के साथ वो सारा। लेकिन वो जो सारा फिर इतना ज़्यादा उसकी फ़ी है, वो डेफिनेटली सिर्फ वो उसकी प्रोटेक्शन के अंदर, एनिमल्स के अंदर, वो एक बड़ा उनका एक मॉनिटर्ड किस्म का है। अब जैसे छांगा मांगा का PC1 हमें जो मिला है जिसमें सिर्फ सर्वेलेंस कैमराज हैं, बाउंड्री वॉल है, मैं उसको जब वो पढ़ रही थी मैं सिर्फ श्रीलंका ही सोची थी कि वो उस प्रोजेक्ट में उन्होंने पूरा एक पेमेंट ऑफ इकोसिस्टम मॉडल बनाया है जिसमें सिर्फ कैमराज और वो सब सर्वेलेंस तो मॉनिटरिंग के पर्सपेक्टिव से यूज़ किया, लेकिन उसकी इकोसिस्टम सर्विस अगर इसमें वो डिफाइन कर देते, क्योंकि अल्टीमेटली मैंने कुछ चेक किया कि ऑलरेडी जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है वो छांगा मांगा में कुछ एक्टिविटीज़ कर रहा है, कुछ लाइसेंसिंग जो स्टॉल्स हैं वहाँ पे उनको दे रहा है, पिकनिक्स के लिए वो यूज़ हो रहे हैं। तो ये एक पेस्ट मॉडल मेरे थिंकिंग वहाँ से भी स्टार्ट हुई थी। ज़रूरी नहीं है कि आपने एलिफेंट्स की सफारी करनी है, मतलब बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, राइट। एक आप सबसे रिक्वेस्ट होगी कि रेगुलेटरी मैकेनिज्म की बात करें, बहुत से लोग शायद सोच रहे होंगे कि हम नहीं कर पाएंगे, बहुत लंबा प्रोसेस को छोड़ देना चाहिए। तो मैं आपसे बता दूं रिजवान साहब को ही हम पिछले एक मेरा प्रोजेक्ट के साथ गए थे, लिटरली 3 साल से उनको P&D हमने तक लगाया बिटवीन द डिपार्टमेंट टू द P&D टू द मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज, और अल्टीमेटली गॉट अप्रूव्ड। तो मतलब इट्स नॉट इम्पॉसिबल, चीजें हो जाती हैं। लेकिन आमना को केस स्टडी बताएंगी, यू माइट वांट टू सी कि रेगुलेटर्स का क्या रोल है इन कंट्रोलिंग द पेस्ट, और उसपे इवन जो प्राइवेट सेक्टर प्रोजेक्ट्स हैं यू विल बी एबल टू सी कि स्पेशली इन द केस ऑफ कोस्टा रिका और वियतनाम, आई थिंक वो बहुत अच्छा हम देख सकते हैं कि उन्होंने कैसे किया। तो मूविंग ऑन जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए सारा क्रेडिट जी RS साहब को जाता है और सारी टीम को जिसने इसके पीछे मेहनत की है। तो पहले तो सबसे पहले पंजाब की पेस्ट फ्रेमवर्क का डॉक्यूमेंट है, हम आपको क्या दे के जा रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे what we are talking is basically backed by हमारा evidence and also the documentation और जो टूलकिट। पहले हमारी टेस्ट की फ्रेमवर्क है, प्लीज फील फ्री टू ऐड इन, जो वो मास्टर डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट्स, पाथवेज, स्टैंडर्ड्स, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, कॉन्सेंट्रेशन, आपकी
पॉलिटिकल इकोनॉमी की लेंथ, वो सब कुछ हमने लिखा है ताकि हम कोई चीज़ आप पे वो फोर्स ना करें जो बाहर से है, बट इट्स ओनली समथिंग दैट्स ओनली टॉकिंग टू यू इन योर बुक्स, इन योर एग्जिस्टिंग गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स, ताकि ना आपको फिक्र हो कि रूल ऑफ बिजनेस अभी ट्वीक करने की, अभी तो इट्स एन अवेयरनेस लेवल और आपकी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स के ऊपर ही स्क्रीनिंग है, उसी की एडवाइजरी है और उसके आगे टेस्ट की थिंकिंग है। So that's one document. The second one is quick start guide. जो quick start guide है वो basically बिल्कुल beginner level के लोगों के लिए जिनको understand करना है कि कौन सा pathway उनके लिए applicable है, चाहे A आपके ऊपर है, B है, C है, उसके लिए और क्या output आपको required है। अगर आपके boss कह रहे हैं GPC बन रही है आपकी ecosystem services को की स्पीडिंग करें और देखिए कौन सी सर्विस को amplify करना चाह रहे हैं, measure करना चाह रहे हैं और वहाँ से ही इन्वेस्टमेंट ओके हो जाएगी और वो प्रोजेक्ट सॉल्व हो जाएगा, तो देन दैट इज फॉर यू। तो ये क्विक स्टार्ट बुक में आपको पता चल जाएगा क्या चीज़ आपके लिए एप्लीकेबल है। अगर आपने दो इन्वेस्टमेंट्स की फीजिबिलिटी करनी है कि व्हाट वुड बी अ गुड ऑप्शन, टर्बरिटी प्लांट लगाना है, नेचर ट्रीटमेंट, या फिर आपने एफॉरेस्टेशन करनी है ऑन द अपस्ट्रीम, दैट फीजिबिलिटी ऑप्शन बिटवीन द टू, वो बेसिकली जो है आपको वैल्यूएशन से आपको क्विक स्टार्ट पता चल जाएगा कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। ऑपरेशनल गाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि फ्रेमवर्क की बुक्स है, जब आपको पास आएगी, मैं तो डर गई थी दोबारा साहब ने हमें वो फ्रेमवर्क दी, उसमें था टू मेनी टैब्स इन इट, एफ जे के, वो जितने भी टैब्स हैं वो वर्कबुक आपको हेल्प कर, जो एक्सेल शीट है उसको हम वर्कबुक कहते हैं, तो वर्कबुक को हेल्प करने में कि जी टैब 1 क्या है, 2 क्या है, एफ क्या है, डेटा एंट्री कैसे करनी है, उसके अंदर टूल के अंदर पॉपुलेट कैसे करना है, वो आपका ऑपरेशनल मैनुअल है, कंपेनियन है जो आपको नेविगेशन सपोर्ट देगा, ठीक है। और कल हम यही डिस्कस करेंगे, यहाँ पे आपको शो करेंगे वर्कबुक लगा के, वो बेसिकली ये है। और उसके बाद मेथोडोलॉजी नोट्स पर एक वैल्यूएशन मेथड्स है, ये क्योंकि बाद में हमारे कोलीग हैं उन्होंने रिक्वेस्ट की थी आरिफ साहब से, जब हम यूनिट के उनसे डिस्कस करने आए थे कि हमने कर लिया, उन्होंने कहा जी हमें आप वैल्यूएशन पे भी ज़रा टेक्निक्स बता दें, जो आरिफ साहब अभी सेशन लेंगे। तो आरिफ साहब फिर ही वेंट बैक एंड डिड अ होल मेथोडोलॉजी, एक आपके लिए गाइड उन्होंने बनाई जिसके अंदर सारे मेथड्स लिखे जी वैल्यूएशन होती कैसे है, और ये एक आपका एक स्टैंड अलोन सेपरेट रिसोर्स डॉक्यूमेंट है जो कि आप लोगों को हेल्प करेगा जब आपने वैल्यूएशन करनी होगी तो वो क्या मेथड यूज करेंगे, प्रोवाइडेड दैट आपने सर्विस आइडेंटिफाई की। तो दैट्स एंड द लास्ट वन इज योर बीस्ट, जो कि आपकी एक्सेल है, जो कि टूल किट है, जो कि स्प्रेडशीट है, इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन यू विल बी एबल टू पॉपुलेट, डिफरेंट टैब्स हैं, और ये इतनी एक्सीलेंट डॉक्यूमेंट है कि कभी आप इसको डैशबोर्ड में भी कन्वर्ट करना चाहें, क्योंकि आजकल टेक और आईटी वाला दौर है, तो वो इजीली आप अपने आईटी वाले को दो, आपको इससे डैशबोर्ड भी बना देगा। जो मेरी कोलीग एक्सप्लेन करी थी पाथवे ए, अब यहाँ पे एक फंडिंग प्रॉब्लम उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि वियतनाम हैड अ फंडिंग प्रॉब्लम, लोअर स्ट्रीम पे पावर जो जनरेशन कंपनीज जो थी उनके पास जो पानी पहुँच रहा था वो इतना टर्बिड वाटर था कि दे एक्चुअली हैड टू स्पेंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स उस पानी को साफ करने के लिए। और उनको ये भी रिकग्निशन थी कि अपस्ट्रीम कम्युनिटीज़ अगर उस सर्विस को अपनी वो सर्विसेज मेंटेन करें और उस फॉरेस्ट रिसोर्स को उन इकोसिस्टम तो सर्विसेज को मेंटेन करें तो हमारी ये कॉस्ट कम पड़ सकती है। नाउ दिस इज़ एग्जैक्टली पार्ट ए ऑफ द हेमवर्क जिसका दोरे ने जिक्र किया। यहाँ पे सिंपली हो ये रहा है कि गवर्नमेंट एंटिटीज़ ये रिकग्नाइज़ कर रही हैं कि प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है और ये भी रिकग्नाइज़ करती हैं कि अपस्ट्रीम पे एक इकोसिस्टम सर्विस भी एग्जिस्ट करती है। अब आगे चलते हैं, प्लीज़ प्ले दैट। Non-negotiable cost of doing business, which brings us to section 2, the mandatory innovation. So the secret sauce here is that this entire mandatory system runs on micropayments. Back in 2010, the government issued Decree 99, and that made Vietnam the very first Southeast Asian country to enact a nationwide, legally mandated policy of this kind. Hydropower plants, they couldn't just opt out. They were required to pay a few dong per kilowatt hour. Originally it was 20 dong, but it was so successful they actually bumped it up to 36 Vietnamese dong per kilowatt hour in 2015. To put that into perspective for you, 36 dong is a microscopic fraction of a single US cent. But when you multiply that by the electricity output of an entire nation, oh man, it adds up massively. Moving on to section 3. अच्छा, यहाँ पे मैं एक रुक के बात जानना चाहूँ कि ये जो वियतनामीज़ डोंग की बात हो रही है, जस्ट फॉर कंपैरिजन 1 पाकिस्तानी रुपी इज़ इक्वल टू
0.001 वियतनामीज डोंग। तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितनी छोटी अमाउंट थी। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये अप्लाई हो रहा है कि उन्होंने एक वैल्यू एस्टिमेट की, जो वैल्यूएशन की बात अभी दुरे कर रही थी। दे एस्टिमेटेड अ वैल्यू एंड दे सेट के लेट्स से हम इलेक्ट्रो पावर कंपनी हर किलोवाट पर आवर की प्रोडक्शन पे 20 वियतनामी डोंग जो है ये कंपनी गवर्नमेंट को पे करेगी। These micro fees actually reach the folks controlling the mountainsides. At the two ends of this economic engine, you've got a massive contrast. Over on the buyer side, you have these gigantic multi-million-dollar hydropower dams and water supply companies. They absolutely need silt-free, steadily flowing water. Then on the seller side, you have the local, mostly rural households and communities who physically manage, harvest, and patrol that upstream land to guarantee that water quality. But here's the logistical negative, right? You can't have thousands of rural farmers trying to negotiate individual contracts with giant power corporations. The transaction costs alone would be impossible. So Vietnam set up the VNFF, the Vietnam Forest Protection and Development Fund. Think of it like a giant trust bridge. It acts as an intermediary that sits right in the middle, aggregates all those tariffs from the big utilities, and fairly disperses the funds down to the local level. The whole mechanism is just elegantly simple. Step one, the service buyers, the utilities, pay the fund based purely on their energy or water output. Step two, the fund collects this money and just deducts a tiny, legally capped management fee to, keep the lights on. Step three, the rest of the cash goes straight to the forest owners and communities, calculated very clearly per hectare of forest they successfully protect. When you look at this structure in a place like Dien Bien province, you can really trace this incredible efficiency. The money flows smoothly from FME users like the huge Hua Bing or Songhua power plants, straight down through the provincial fund, into the management boards, and finally right into the hands of the forest protection contracting groups made up of local households. It's a direct, unbroken. Now again, this is, अब हम इस स्टेज पे पाथवे सी में पहुंच चुके हैं। पाथवे सी क्या था? द मोस्ट मेच्योर फॉर्म ऑफ पेमेंट्स फॉर इकोसिस्टम स्टडी केस, जहाँ पे आपने ना सिर्फ अपनी वैल्यूएशन कर ली है, ना सिर्फ आपने बायर और सेलर आइडेंटिफाई कर लिया है, बल्कि अब आप एक लीगल सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं, लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं, जहाँ में बायर जो पैसा है वो एक सेंट्रल फंडिंग एजेंसी को भेजेगा, वो सेंट्रल फंडिंग एजेंसी प्रोविंशियल फंडिंग एजेंसीज़ को भेजेगी, प्रोविंशियल फंडिंग एजेंसी के लोग आगे लोगों को भेजेंगे। अब वो लोग कितने थे? जस्ट फॉर स्केल मैं आपको बताऊं कि इन्होंने 2020 हाउस होल्ड से ये पायलट शुरू किया सिर्फ 2 प्रोविंसेस में, और ये स्केल बढ़ के 10 साल में 540 घरानों तक पहुंच गया। तो ये कोई एक इदारा नहीं है जो कि 10-15 लोगों को या 10-15 पार्टीज़ को पैसे दे रहा है। ये एक अच्छा खासा कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स बिजनेस केस है, जहाँ पे हज़ारों घरानों को उनकी सर्विसेज की बेस पे पैसा मिल रहा है। सो दिस इज़ द पार्ट वेयर जहाँ पे दुरे ने जिक्र किया कि आपने एक फुल सिस्टम बनाया है मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग पे वेरिफिकेशन का, उसके सेफगार्ड्स का, उसको वो पैसा एक पार्टी से दूसरी पार्टी तक कैसे पहुँचेगा, उसकी पूरी चेन ऑफ कस्टडी फुली डिफाइंड है। अब आगे आप इसमें कंडीशनैलिटी और वेरिफिकेशन के ऊपर भी ये लोग जिक्र करेंगे कि उन्होंने इतनी बड़ी प्रॉब्लम को इतने सारे लोगों में उनकी सर्विसेज की बेस पे मॉनिटर करके अगर हर 3 महीने बाद पैसे भेजने थे तो उन्होंने वो प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व की। प्लीज़ आगे प्ले कीजिए। Urban energy consumption straight to rural forest conservation. All right, section 4, scaling the impact. Let's talk about the national rollout. This kind of scale definitely didn't happen overnight. It actually kicked off in 2008 as a pilot in just 2 provinces, Lam Dong and Sanaa. And it worked so well, with Lam Dong consistently pulling in some of the highest revenues, that by 2011, boom, they rolled it out nationwide across all 63 provinces.
By 2015, the evidence of success was so undeniable they practically doubled the hydropower payment rate. And by 2019, they were already upgrading the entire network with digital tracking and e-payments. यहाँ And पे the एक मिनट के लिए result, a रोकिए। massive अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं यहाँ पे रोक के आपको बताना चाहूँगी, एक बड़ा इंटरेस्टिंग, अब मैंने अभी वैल्यूएशन की बात की। वैल्यूएशन यहाँ पे क्या थी, 20 डोंग पर किलोवाट आवर पावर कंपनी पे करेगी। बट इन्होंने चूँकि अभी इस प्रोजेक्ट को चले 10 साल हो गए थे, इन्होंने रियलाइज़ किया कि जो उन्होंने इनिशियल वैल्यूएशन की थी वो बहुत कम थी। मैंने आपको PKR और वियतनामीज डोंग का भी कंपैरिजन किया। 20 डोंग पर किलोवाट आवर दे रियलाइज के इंतहाई कम अमाउंट है, और हम इसको भी इंक्रीज़ करके अपना रेवेन्यू और मज़ीद इंक्रीज़ कर सकते हैं। और उस रेवेन्यू से अल्टीमेटली 10 साल बाद, आगे भी वीडियो में ये बताएंगे कि वियतनामी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाहिद वो डिपार्टमेंट था जो कि अब गवर्नमेंट की फंडिंग पे उसकी डिपेंडेंसी नहीं रही। They were the one who were getting the most profit out of this whole situation. Yeah. $723 million in cumulative revenue by the year 2020. I really want to emphasize this point. PFIS is now the dominant non-state funding source for Vietnam's entire forestry sector. We're talking over $100 million a year, which takes a huge burden right off the state budget. The local impact is honestly staggering. We are talking about direct benefits flowing to over 540,000 households every single year. This money is what finances the community patrols that are out there actively stopping illegal logging and preventing forest encroachment across 6 million hectares of protected land. So it's not just an environmental win, it is a massive social and economic uplift for rural communities. As Hakam Tuan, Vietnam's Vice Minister of Agriculture, points out, this is absolutely a model the rest of the world can learn from. What started out as tiny, almost imperceptible payments completely transformed into $125 million of annual social investment. It's a system the global community really needs to be paying attention to. Section 5, Upgrading with Technology. अच्छा, अब ये पार्ट है, इस पे आप ज़रा गौर कीजिएगा कि इन्होंने कंडीशनैलिटी और वेरिफिकेशन की प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व किया। किस तरह से इन्होंने पूरा एक टेक्नोलॉजिकल सिस्टम बिल्ड किया जिसके थ्रू वो बड़ी सिंपली हज़ारों घरानों के लिए अपना कंडीशनैलिटी और वेरिफिकेशन के रूल्स को वो जो है ना अप्लाई कर सकते थे। कंडीशनैलिटी क्या होती है कि एक घराना आप लीजिए, उसके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसमें उन्होंने कहा कि जब तक ये लोग ये वाली एक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे, दरख्त नहीं काटेंगे या अपनी ज़मीन से गुजरते हुए पानी के नाले को साफ़ नहीं रखेंगे, तब तक हम इनको ये पैसे नहीं देंगे। अब उन्होंने उसको मॉनिटर किस तरह करना है, और ये एक घर को मॉनिटर नहीं करे। मैंने जैसे कि पहले कहा, ये 540,000 घराने हैं, पार्टीज़ हैं जिनके साथ अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट किए हैं और अलग अलग उन्होंने मॉनिटर करना है। तो देन दे सेट के ह्यूमनली तो पॉसिबल नहीं है कि आप हर जगह इतनी जगह अपने लोगों को भेज के हर 3-4 महीने बाद मॉनिटर करें। दे देन डेवलप्ड अ होल डिजिटल सिस्टम टू इंश्योर के पेमेंट फॉर इकोसिस्टम के अंदर कंडीशनैलिटी और वेरिफिकेशन के जो असूल हैं उसको आप किस तरह से इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा जी, मैंने कुछ जनरल किस्म के रूल्स अगर सारे देख लें, देखें ना, जब आप इसको भरेंगे ना तो इसको वेग तरीके से नहीं करना। फॉर एग्जांपल अगर लिखा ना इकोसिस्टम सर्विस क्या है, तो उसमें यह नहीं लिखना कि फॉरेस्ट वाले बेनिफिट्स हैं। ये बड़ा एक वेग सा, फॉरेस्ट को कौन से वाले बेनिफिट्स हैं स्पेसिफाई करने हैं। डोंट बी वेग, डोंट बी वेरी जनरलिस्टिक कि जी फॉरेस्ट वाले बेनिफिट हैं। एग्जांपल अगर उसमें है ना कि प्रॉब्लम या बर्डन किया, तो वो आप लिखें कि जी नो एनवायरमेंटल इम्प्रूवमेंट। अब एनवायरमेंटल इम्प्रूवमेंट से क्या मतलब है आपका? हमने जितना स्पेसिफिक हम इसको कर सकेंगे उतनी आसानी से कल को वैल्यूएशन होगी। तो इस पे आप ये पहले वाली शीट पे तकरीबन 10-12 मिनट ले लें, फिर मैं अगले वाले पे आपको इसी तरह का टेम्पलेट 2 का फिर मैं खोल के दूंगा आपको। प्लीज़ जस्ट डू टेम्पलेट 1 फर्स्ट। The rest of the groups can also question them कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल एक
एक इकोसिस्टम है, तो आपने ये वाला सर्विस क्यों नहीं सोचा कि ये भी वो दे सकता है? तो इस तरह की थोड़ी सी क्रॉस क्वेश्चनिंग हो सकती है। तो तैमूर साहब, ओवर टू यू। आप अपनी केस स्टडी का बताएं और टेम्पलेट 1 से शुरू करके एक तरह की हमें समरी दे दें, एंड द रेस्ट ऑफ द ग्रुप्स इफ़ दे हैव एनी क्वेश्चंस दे विल रेज के कि ये वाला एविडेंस क्यों लिया है, ये वाला एविडेंस क्यों नहीं लिया। इस तरह के ना सिंपल क्वेश्चंस आपसे फिर आ सकते हैं जी। सो जो हमारे ग्रुप को केस असाइन किया गया था वो था कि अबाउट अर्बन ग्रीन कवरेज टू अवॉइड द प्रेशर, रन ऑफ प्रेशर। तो इसके लिए बेसिकली जो इकोसिस्टम सर्विसेज जो असेस किए गए थे वो ये थे कि अर्बन ग्रीन कवरेज की वजह से जो शहरों में उन इकोसिस्टम जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है अर्बन ग्रीन कवरेज के होने की वजह से, वो ये थे कि उसकी वजह से जो ड्यूरिंग द फ्लड सीज़न जो प्रोटेक्शन जो है वो मिल सकती है टू द इंफ्रास्ट्रक्चर इन द प्रेजेंस इन द सिटी, और जो वाटर ड्रेनेज है वो किस तरह से स्मूथली फ्लो कर सकता है विदाउट एनी क्लॉगिंग इन द कनाल्स और ड्रेनेज सिस्टम्स। तो ये इकोसिस्टम सर्विसेज असेस किए गए थे। तो और इसके अलावा जो है ये बेसिकली लाहौर शहर के रीजन को मद्देनज़र रखते हुए ये थोड़ा सा केस स्टडी को डिज़ाइन किया सर, ये अर्बन जो ग्रीन एरियाज़ हैं उस इकोसिस्टम को ले रहे हैं कि अर्बन ग्रीन एरियाज़ अगर नहीं होते, लेट्स से कंस्ट्रक्शन की वजह से, और तो उसकी वजह से किस तरह के इकोसिस्टम सर्विसेज हम लूज़ करेंगे और उसकी हमें क्या कॉस्ट आएगी जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं। तो इसके ऊपर तैमूर साहब जो है ना वो प्रेजेंट करें जी। तो अगर इस इकोसिस्टम सर्विस के ना होने की वजह से अगर कोई कॉस्ट वगैरह अराइज हो सकती है तो हमारे नज़दीक ये है कि हम उसकी वजह से कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम्स आते हैं ड्यूरिंग द फ्लड सीज़न, ड्यूरिंग द मानसून सीज़न। तो उसकी वजह से ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो भी राइज़ कर सकता है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के जो ट्रेजरी उस पर एक बर्डन आ सकता है। तो इसके लिए जो एविडेंस हैं वो आपने एक ही सर्विस आइडेंटिफाई किया। वैसे हम ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक्चुअल रियल लाइफ ये कर रहे होते तो जाहिर है फिर आप थोड़ा सा और आपके पास टाइम होता सोचने को कि इसके अलावा क्या क्या। तो मैं सिर्फ ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि आप अपने आप को एक सर्विस पे लिमिट ना करें, शायद एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो जो पॉसिबल हैं, क्योंकि अगर आप कोई एक भी मिस करते हैं तो उसकी वजह से जो उसकी कल को कॉस्टिंग बन सकती है वो फिर आप मिस कर जाते हैं। तो जस्ट हैव इट इन योर हेड कि अच्छा जी इट कैन बी मोर देन वन सर्विस ऑल्सो। सो आई वांट टू थैंक ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। कल के सेशन में आपकी एक्टिव पार्टिसिपेशन वाज वेरी इनकरेजिंग। आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे वेयर वी एक्चुअली लेफ्ट। कल हमने जो है फ्रेमवर्क के बारे में कुछ डिस्कशन की, फ्रेमवर्क के पाथवेज़ के बारे में वी वेंट थ्रू देम। इंग्लैंड के अंदर अवॉइडेड कॉस्ट मेथड को यूज़ करके एक बहुत सक्सेसफुल पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विस प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हुआ था। तो 2005 में ये शुरू हुआ और अभी तक ये बहुत सक्सेसफुली चल रहा है। सो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग केस जो कि आपको दोबारा से आपका एक आइडिया देगा कि किस तरह से ये वैल्यूएशन मेथड रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट होते हैं। फंडिंग की बात हो रही है एंड देयर इज़ दिस कंपनी जो कि वाटर फिल्टरेशन और वाटर साफ पानी की प्रोविजन उनका टोटल बिजनेस है, और दे आर एक्चुअली स्पेंडिंग नाउ। आपने तो देखा कि प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि वो मिलियंस ऑफ पैसे सिर्फ उस टर्बिड वाटर को साफ़ करने में, उसकी केमिकल ट्रीटमेंट में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मैं वो कॉन्सेप्ट जो कल हमने कवर किया था अवॉइडेड कॉस्ट मेथड, यहाँ पे टाई होता है। दिस इज़ द कॉस्ट दैट दे वर एक्चुअली ट्राइंग टू अवॉइड। अब आप आगे देखेंगे कि उन्होंने वो किस तरह से उस कॉस्ट को अवॉइड किया। Those chemical treatment costs skyrocketed. It quickly became a completely unsustainable financial burden. But it wasn't just a financial crisis. It was an absolute ecological tragedy. Out of the 20,000 hectares we talked about, 13,000 hectares of this land were designated as a Site of Special Scientific Interest, or SSI.
That's a formal conservation status meant to protect the UK's absolute most precious wildlife habitats. Yet, because of the overgrazing and the drainage, much of this protected land was officially failing its ecological conservation targets. The birds, the plants, the soil, they were all suffering right alongside the water quality. Act 2, the idea, a radical bet on nature. Something fundamental had to change. You just cannot build a sustainable future on a collapsing foundation. In 2005, United Utilities realized that fighting a war of attrition against dirty water using chemicals was a losing battle. The old way was entirely reactive, build bigger concrete treatment plants downstream. But the new way, it was a total paradigm shift, a radical, proactive bet on nature. The idea was to take that same money, go upstream, and actually pay the tenant farmers to fix the land, restore the peat, block the drainage ditches, fence the streams. If you let nature do the filtering, the water cleans itself. This was the birth of the Sustainable Catchment Management Program, or SCAM. This wasn't just a theoretical idea either. They put serious financial muscle behind it. The commitment was massive, £10.5 million. United Utilities put up £8 million for capital works, and another $2.5 million came from government agro-environmental grants. And here is a really vital piece of the puzzle. The water regulator allowed United Utilities to pass their portion of the cost onto the 7 million customers through a very modest increase in their water bills. The public was directly, tangibly funding the restoration of their own landscape. But look, throwing money at a landscape doesn't fix it. People do. The success of this whole thing hinged entirely on collaboration. This involved 45 different land holdings and 21 farms. United Utilities land agents didn't just walk in and hand out dictates. They coordinated deeply with the tenant farmers. And crucially, the RSPB, the Royal Society for the Protection of Birds, stepped in. They provided technical assistance, working side by side with farmers to write practical land management plans that worked for the ecosystem and for the farmers' agricultural livelihood. So what did this look like on the ground? The physical interventions were direct and transformative. First up, grip blocking. This literally means blocking up those old artificial drainage ditches to trap the water and keep the moors wet. Second, actively restoring the moorland peat and planting native vegetation to hold the soil together. And third, fencing off streams from livestock, preventing the sheep from eroding the riverbanks. Step by step, they were piecing that giant natural sponge back together. Act 3, the legacy, a blueprint for the future. Now, when you make a $10.5 million bet on nature, you need to know if it actually pays out, right? The transition from a failing ecosystem to a functioning one doesn't happen overnight, but they proved it worked through rigorous adaptive monitoring. Over a 6-year period, they tracked the ecosystem's recovery across 4 hydrological sites, 9 treatment plots, and over 40 field installations. And the data told a completely triumphant story. Turbidity was dropping, raw water quality was improving, and that failing SSI land was finally beautifully recovering its biodiversity. Embedded in this success is a really fascinating philosophical insight. You see, an ecological restoration, proving absolute 100% perfect scientific causation between one blocked ditch and a clear gloss of water miles away, well, it's incredibly difficult and time-consuming. This project succeeded because the regulators and the water company agreed to move forward on plausible evidence. They saw the landscape healing, they saw the water improving, and they adapted as they went. अच्छा, यहाँ पे I'll just stop for a moment. यहाँ पे जो बात बड़ा एक इंटरेस्टिंग आइडिया हो रहा है. कल हमने कंडीशनैलिटी की बात की कि कुछ कंडीशंस जो है आपका सेलर वो पूरी करेगा तो आप जो है आगे उसको जो बायर है वो उसको पैसे देगा. लेकिन यहाँ पे जो एक बड़ा इंटरेस्टिंग आइडिया वो ये था कि प्रैक्टिस बेस्ड कंडीशनैलिटी के ऊपर उन्होंने इसका फोकस रखा. उन्होंने आउटकम बेस पे कंडीशनैलिटी पे नहीं रखा. उन्होंने शुरू में ये नहीं देखा कि हमें जो आउटकम दरकार है वो उसका एविडेंस मौजूद है या नहीं है. बिकॉज इट्स अ इकोसिस्टम, जो उन्हें फाइनल रिजल्ट्स चाहिए दोज विल टेक टाइम. सो दे एक्चुअली देन स्टार्टेड फ्रॉम कि हम सिर्फ ये वेरीफाई करेंगे कि फार्मर्स को जो हमने प्रैक्टिस की कंडीशनैलिटी कही है कि आप अपने जानवर दरिया के किनारे ग्रेजिंग नहीं करेंगे ताकि पानी और टर्बिड ना हो, या और इस तरह की कंडीशंस टू मेक श्योर कि डाउन स्ट्रीम टर्बिडिटी ना हो, उसमें हम आपकी सिर्फ प्रैक्टिस वेरीफाई करेंगे. वी आर नॉट गोइंग टू एक्चुअली बी मेजरिंग दी
टोटल एविडेंस कि भाई टर्बिडिटी डाउन स्ट्रीम अभी हमने शुरू किया है, अगर 6 माह पहले हो तो 6 माह बाद अगर वो टर्बिडिटी उसकी मेजर करना शुरू हो जाते तो शायद उनको उस तरह से रिजल्ट्स नज़र ना आते. सो दिस इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस और इसके रिजल्ट्स जो हैं दे यू कैन सी ओवर टाइम, नॉट इमीडिएटली. एंड इमीडिएट इन दिस केस इज़ लाइक अगले साल तक भी शायद आपको रिजल्ट्स ना मिले. तो या लेट्स प्ले दिस अगेन. They chose pragmatic, decisive action over scientific paralysis. And that pragmatism sparked an incredible ripple effect. SCAMP was the very first scheme of its kind funded by the UK water industry, but because it worked so beautifully, it certainly didn't stay the only one. The success of this single initiative in the northwest of England spawned over 100 similar catchment management schemes right across the country. It fundamentally changed the industry standard. Today, 17 different water companies in England have adopted this model, all with the enthusiastic approval of the water regulator, Ofwat. They proved at a massive industrial scale that private sector investment in nature, actually paying for ecosystem services, is not just a nice, feel-good environmental theory, it is a highly effective, economically viable business strategy. Which leaves us with a final, profound thought to ponder. As we look at the immense challenges of infrastructure, water security, and climate change in the 21st century, we so often look for complex, highly engineered, incredibly expensive technological solutions. But as the wind sweeps across the revitalized sponge-like peat of the Bowland and Peak District moors, it whispers a much simpler truth. Sometimes the cheapest, most elegant, and most resilient solution is simply to protect and restore the magnificent natural systems you already have. Thank you for joining me on this explainer, and I hope it leaves you looking at the water in your glass just a little bit differently today. जी अच्छा, लास्ट बात जो इसमें मैं बताना चाहूँगी, इस वीडियो में आपने देखा होगा कि दिस वाज अ वेरी सॉलिड बिजनेस केस और इसमें एक ह्यूज बिजनेस कंपनी जो कि वाटर सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है वो इन्वॉल्व थी. तो पेमेंट फॉर इकोसिस्टम तो सर्विसेज जो है हमेशा एक अच्छा पेमेंट फॉर इकोसिस्टम तो सर्विस प्रोजेक्ट इज़ ऑलवेज अ गुड बिजनेस आइडिया. मतलब उसमें कोई आपकी गुडविल तो शामिल चले होती है, बट दैट शुड नॉट बी द मेन मोटिवेटिंग फैक्टर. अ गुड बिजनेस idea is the one which actually drives not just private companies but government as well to get involved into such scheme and then see the tangible results down the line. So yeah, I think next session के लिए आरिफ साहब. Assalamualaikum everyone, एक दफ़ा फिर welcome to the training, welcome to day 2 of the training. We're all very excited कि आप दोबारा से आ सके और आप लोगों ने टाइम निकाला. आज हम एक दूसरा जो है पैरेलल उसके साथ एक और मेथडोलॉजी करेंगे. हम आज मेन जो फ्रेमवर्क है उसका जो टूल किट है वो हम आपको दिखाएंगे कि फ्रेमवर्क के अंदर तो आप समझें कि एक तरह की थ्योरी है कि पाथवे क्या है और किस तरह से आपने उस पाथवे को नेविगेट करना है, लेकिन वो एक्चुअली उस टूल किट में किस तरह आपने इनपुट करना है वो हम आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे. और उसके अंदर हमने कुछ एग्जांपल्स भी एक दो भर के भी रखे हैं ताकि एक दफ़ा हम आपको टूल किट वैसे ही दिखाएं कि उसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं और दूसरे फिर हम एक फील्ड एग्जांपल भी आपको दिखाएं कि एक्चुअल और ये रियल डेटा और रियल एग्जांपल के ऊपर फिल हुआ हुआ है. और ये ऐसा एग्जांपल है जो हमें फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट से ही आया है कि इसको आप ट्राई करें उसके ऊपर. सो इट्स लाइक अ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, इट्स लाइक ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि वो काम करता है कि नहीं. हम आज भी 3 ग्रुप्स बनाएंगे. तो एक तो ये वाला ग्रुप बहुत बड़ा बन रहा है. वी ऑल्सो हैव अनदर टेबल ओवर देयर. मैं रिक्वेस्ट करूँगा उसी तरह जिस तरह हमने कल ग्रुप्स बनाए थे मोर और लेस उसी तरह से हम फिर बना सकते हैं. दिस इज़ अ वेरी लार्ज टेबल. तो कल की तरह हम करेंगे थोड़ा सा. कैन यू प्लीज़ डिस्ट्रीब्यूट दिस. एक छोटा सा एक्सप्लेनर पहले मैं आपको दे रहा हूँ जैसे मैंने कल आपको दिया था. 1 शीट आगे पीछे बस 2 पेजेस हैं. प्लीज़ टेक 10-15 मिनट जैसे हमने कल किया था. इसको थोड़ा सा पहले आप पढ़ लें, उससे आपको थोड़ा बेहतर आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या प्रोसेसेस होंगे. और फिर उसी तरह हम एक वर्कड एग्जांपल करेंगे, राइट, एग्जैक्टली लाइक यस्टरडे.
तो प्लीज़ टेक अराउंड 10, 12, 15 मिनट्स जितना भी आपको चाहिए, गो थ्रू दिस, सी हाउ इट रेजोनेट्स विद यू, आप के जहन में ये कॉन्सेप्ट कैसे बैठता है, एंड देन वी विल प्रोसीड। रिफ़्रेशमेंट्स हो गई, वेरी सिंपल। हमने कल की तरह जिस तरह एक एक्सरसाइज की थी, सर आप अभी अभी आए हैं, मैं 5 मिनट का रिकैप आपके लिए देता हूँ। कल हमने अवॉइडेड कॉस्ट मेथडोलॉजी की बात की थी, जिसमें हमने जिस तरह अभी कहा कि जी कोई इकोसिस्टम है और उसमें उसके सर्विसेज अफेक्ट हुए हैं जिसकी वजह से कहीं और जाके उसका इम्पैक्ट आया है। अगर वो इकोसिस्टम अफेक्ट ना होता तो वो आगे वाले कॉस्ट इनकर ना होते। तो वो जो कॉस्ट आ रहे हैं, गवर्नमेंट डेटा की सर ने कल बात की थी और इस तरह की चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वेलकम बैक। आज हमने जो कल पाथवेज की डिस्कशन की थी, आई थिंक आपके हेड में क्लैरिटी है ABC की। वही पाथवेज अब एक फ्रेमवर्क में कन्वर्ट हो चुके हैं, जो कि हम अब डिटेल में करेंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट, क्योंकि कुछ हमारे 1-2 लोग नए भी मैं देख रही हूँ फेसेस, सो फॉर देयर पर्पस मैं और मेरे कोलीग अहमद जो हैं, हम आज आपको एक रन डाउन देंगे। अच्छा, इसके अंदर ये बेसिकली कल हमने डिस्कस किया था कि हमारी फ्रेमवर्क बेसिकली डिटर्मिन्ड है थ्रू 3 पाथवेज। और ये जो फ्रेमवर्क है बेसिकली आपको पता है पेस्ट की फ्रेमवर्क थी, और जिसके अंदर ये हम आपको वर्किंग भी करके दिखाएंगे। सो बेसिकली जैसे आप लोगों को पता है, पाथवे ए में हम क्या कर रहे थे कि कोई भी प्रोजेक्ट जो PC1 है उसको हम पेमेंट ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज की लेंस से देख रहे थे कि क्या उस प्रोजेक्ट में, जो कि मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके अंदर इकोसिस्टम सर्विसेज का कंपोनेंट किधर एम्बेडेड है। वो चीज़ जो हम जिसको स्क्रीन करते थे, आपको याद होगा, वो पाथवे 1 में है, राइट। और पाथवे 1 जो अगर हम देखें तो हमारी शीट के अंदर ये F1 का जो टेम्पलेट है उसके अंदर आता है। आप लोग दूसरी स्क्रीन पे ये देख सकते हैं, ये F1 की स्क्रीनिंग है। इसके अंदर फिर पाथवे B था, जिसमें हम लोगों ने कहा था कि अब हम मूव कर रहे हैं टुवर्ड वैल्यूएशन एंड एडवाइजरी। जो हम प्रपोज कर रहे हैं उसकी इकोनॉमिक सेंस क्या है, उसमें जो आरिफ साहब देते हुए मेथड्स आपको बताए, उसकी वैल्यूएशन वाला जो एस्पेक्ट है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिफिकेशन और फाइनेंस, वो सब चीज़ें पार्ट बी में आ रही थी, ठीक है। जिसमें आपको बताया था कि आप अपनी इंटरवेंशन को इसको फाइनेंस में भी जस्टिफाई कर सकते हैं कि नहीं, आप जो प्लांटेशन कर बेसिकली जो आपकी ये सर्विलेंस का प्रोजेक्ट कर रहे हैं ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बट रादर देन रिक्रिएशनल के जो एलिमेंट्स हैं वो उससे हम ज़्यादा एक सस्टेनेबल रेवेन्यू जनरेट करेंगे। या फिर जो टर्बरिटी ट्रीटमेंट प्लांट था उससे ज़्यादा हमारी कॉस्ट इफ़ेक्टिव तब है कि हम ऊपर जो है वहाँ पे प्लांटेशन जो है उस रीजन में करेंगे टू बेसिकली स्टेबल जो है वो सब चीज़ें आपकी पाथवे B में आती हैं। और उसकी जो है शीट है वो F2 है। पाथवे C जो है बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसकी जब हमारे पास ये स्ट्रक्चरल डिज़ाइन है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, बायर सेलर एविडेंस भी है इनफ, इकोसिस्टम सर्विसेज हम जिनको इवैल्यूएट करें, MRV का कॉन्सेप्ट है, तो फिर हम क्या करते थे कि उसको पेमेंट ऑफ इकोसिस्टम सर्विस की तरफ लेके जाते हैं। और वो हमारा T1 से सारा शुरू होता है कॉन्सेप्ट, और स्टेप बाय स्टेप हम फिर उसकी फाइनेंसिंग मोडालिटी डिफ़ाइन करते हैं, MRV, और वो सब चीज़ें हम आपको आज बताएंगे। सो बेसिकली ये रिफ्रेशर था जो अब आपने देखा होगा थ्रू दिस स्लाइड कि वो जो कल हमने आपको ऊपर वाली चीज़ें बताई थी वो अब सब ट्रांसलेट हो गई हैं इन समथिंग लाइक वर्किंग डॉक्यूमेंट जो आपके साथ जाएगा और जिस पे आप रोज़मर्रा के कामों में इसको अप्लाई कर सकेंगे। ओके जी, लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड। अब ये मैंने जैसे आपको बताया जो हमारा जो है राइट साइड पे आप देख सकते हैं जो एक्सेल शीट है, फिर से हम दोबारा से देखेंगे। नंबर 1 डैशबोर्ड में आप देख रहे होंगे सारी जो है डिटेल्स हैं, हमने जो है यहाँ पे डिफ़ाइन आपका जो पाथवेज हैं वो डिफ़ाइन है। क्या हमारा मकसद क्या स्क्रीन करना है इसको इकोसिस्टम सर्विसेज से, या हम अपने बॉस को एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस दे के जस्टिफिकेशन में उसकी पब्लिक वैल्यूएशन करें कि ये जो इंटरवेंशन हम प्रपोज कर रहे हैं इसकी फाइनेंशियल सेंस ज़्यादा है या बिजनेस सेंस ज़्यादा है देन व्हाट वी आर डूइंग, या उसको रिसर्च या फीजिबिलिटी चाहिए या एडवांस टेक्निकलिटीज़ चाहिए, तो वो F2 से हमने करना था। फिर मूविंग टुवर्ड्स द कॉन्सेप्ट नोट, दैट्स T1, फाइनेंसिंग पेमेंट, ये सारी। अच्छा, अब इसमें बड़ा कैच ये है कि अगर हम F1 में जाएं तो बेसिकली यहाँ पे आप रिकॉर्ड लॉन्च करें, प्रोजेक्ट टाइटल्स, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। अच्छा, इसमें हमने सारी चीज़ें प्री फीड की हुई हैं। आपके डिपार्टमेंट्स आप देख सकते हैं, क्योंकि ये सारे जितने पंजाब के डिपार्टमेंट्स हैं
सो दिस इज़, जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑल्दो स्पॉन्सरिंग एजेंसी वो होगी जो कि लीडिंग एजेंसी होगी, लेकिन उसके बाद जो कोलैबोरेशन एजेंसी है जिसके साथ आप मिल के करें, वो सब चीज़ें भी इसमें मौजूद हैं। ठीक है, पाथवे वाला आप देख सकते हैं, ये स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। PC1 स्क्रीनिंग हम करें। अब आपको सबको पता है कि क्योंकि हम अभी PC1 के साथ अगर उसको देख रहे हैं इकोसिस्टम सर्विस की लेंस में, तो वो इसमें आएगा। ठीक है, फिर इस तरह से हमारे पास ये सब चीज़ें अभी ड्रॉप डाउन में आ रही है कि एंड रिज़ल्ट हमारा क्या है, कौन से हम इस वक्त चाह रहे हैं। अगर हम इसको प्रोजेक्ट स्ट्रेंथनिंग में जा रहे हैं तो वो वहाँ पे आएगा स्क्रीनिंग। ये सब चीज़ें आपकी ड्रॉप डाउन में हैं। फिर ये इकोसिस्टम सर्विसेज भी इसमें हमने प्लग इन की हुई है कि कौन सी जो है सर्विस है जिसको हम देख रहे हैं, जो हम चाह रहे हैं जिसकी बिजनेस सेंस बने। और ये मैं अभी आपको जब केस स्टडी दूंगी तो ये बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आपको आगे आएगी। डिस्ट्रिक्ट्स वाला भी पॉपुलेटेड है इसके अंदर, ये सब डाटा प्री फिल्ड है आपके लिए। अच्छा, इसमें अच्छी बात यह है कि ये सारी कुछ हमारे टैब्स भी अवेलेबल हैं कि जहाँ वो चीज़ें जो हमने नहीं लिखी, जो केस बिल्ड होता है तो आप उसमें वो चीज़ें ऐड भी कर देते हैं। कुछ अदर्स के सेक्शन हैं, जैसे सारी अगर सर्विसेज हमने नहीं कैप्चर की, मोस्टली जो एप्लीकेबल हैं वो हैं, लेकिन वो अदर्स में भी आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये चीज़ हो गई। अच्छा, उसके बाद मेरे कोलीग आपको बाद में आगे फाइनेंसिंग के ऊपर MRV, वेरिफिकेशन, सेफगार्ड्स, ऑथराइजेशन नोट और वोकैबुलरीज, वो सब चीज़ें आगे आपके जितने भी टैब्स हैं आप उनमें ये सब डिटेल से देख सकते हैं। और ये हम आज रोल आउट करेंगे और इसकी डिटेल डिस्कशन करेंगे और मेरी स्लाइड्स आपको ये सारा बताएंगी। सो बेसिकली ये तो एक खाली फ्रेमवर्क थी। अच्छा, अब जो अच्छी चीज़ हमने ये की कि हम गए आपके डिपार्टमेंट के पास और हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप हमें काइंडली कुछ PC1 दे दें जिसके ऊपर हम एक वर्किंग कर सकें, ताकि जो आप लोग हैं फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट के लोग हैं हमारे, वो उसको रिलेट कर पाएँ कि जो हम बातें कर रहे हैं वो एक हवा में नहीं कर। जैसे कल की हमारी केस स्टडी थी वो बहुत जेनेरिक थी, आज हम बहुत स्पेसिफिक काम करने जा रहे हैं। तो केस स्टडी जो थी हमारी छांगा मांगा की, हमें उन्होंने एक PC1 दिया था और हमने उनको बताया था कि ये हम आपके PC1 के ऊपर तनकीद करने नहीं आए या हम उसको वैल्यूएट नहीं करने आए, हम उसको बेसिकली उसी के अंदर पेस्ट का कंपोनेंट एम्बेड करें, दिखाने के लिए कि अगर उसमें एक वाइबल सस्टेनेबल मॉडल होता तो वो पेस्ट कैसे बन जाता है, या वो उसकी वैल्यूएशन में फ़र्दर कौन से गैप्स हैं जिस पे हमें देखने हैं। ठीक है, तो केस स्टडी पे आते हैं। केस स्टडी ये है कि छांगा मांगा आपके सामने एक आपका मैन मेड फॉरेस्ट है, काफ़ी इसके ऊपर आपकी ऑलरेडी जो PC1 था उसमें एक सर्विलेंस प्रोजेक्ट था जिसमें कैमरास थे, ये सब चीज़ें वो लगा रहे थे, बाउंड्री वॉल कंस्ट्रक्ट करे थे। आई एम श्योर आप लोगों को शायद ज़्यादा पता होगा, कोई अगर भाई बताना भी चाहते हैं खड़े होकर कि वो PC1 क्या था तो मे बी वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट इट फॉर अ मिनट। बट ये चीज़ें हमने उसमें उससे निकाली चीज़ें। उसमें एक चीज़ बड़ी है, जो आपका एनेक्चर था वो बहुत क्लियरली कह रहा था कि हमने कोई फाइनेंशियल टर्म में क्वांटिफिकेशन नहीं की और जो इकोसिस्टम सर्विसेज हैं वो ज़ीरो हैं। मतलब ये वर्ड टू वर्ड मैंने वहाँ कॉपी किया, नॉट पॉसिबल टू क्वांटिफाई इन फाइनेंशियल टर्म, ज़ीरो मेंशन ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज। ठीक है, तो अब हम आज उसको अब पेस्ट की लेंस से उसी को हम देख रहे हैं PC1 को। तो अब हम जो देख रहे हैं ऑल द फ्रेमवर्क्स के जो 8 कंपोनेंट्स हैं वो उसके ऊपर हम लगाएंगे। यहाँ से जो मैंने बार बार आरिफ साहब इकोसिस्टम सर्विसेज को इतना स्ट्रेस करें तो इसलिए हमने सर्विसेज को बहुत रिकैप करें। जो सर्विस हम देख रहे हैं वो रिक्रिएशन और टूरिज़्म है। ठीक है, हम कह रहे हैं, जो प्रपोज कर रहे हैं या कंसेप्चुअली सोच रहे हैं कि जी यहाँ पे विजिटर्स आएंगे वो, और उनकी वजह से जो है वो उनका एक पेमेंट स्ट्रक्चर होगा, उनके लिए कुछ हम पिकनिक के वहाँ पे स्पॉट्स बना देंगे, कुछ स्टॉल्स होंगे, बहुत कंट्रोल और सर्विलेंट अमाउंट में, कि ये ना हो कि फॉरेस्ट डिस्टर्ब हो, और जैसे दुनिया में बाकी जगह सफारीज़ होती हैं और वो वहाँ पे करते हैं चीज़ें। ठीक है, उसके अंदर एक जो सर्विस है टिम्बर की, जो फायरवुड की प्रोविजनरी है, वो तो वैसे ही है बिकॉज गवर्नमेंट ऑलरेडी ऑक्शन वाला करती है, तो वो सब चीज़ें तो ऑलरेडी हैं, लेकिन वो भी हम इसमें लगाएंगे और अप्लाई करेंगे ताकि हम कुछ सर्विस मिस ना करें। और बाकी जो इकोसिस्टम सर्विसेज हैं, माइक्रो क्लाइमेट, बायोडाइवर्सिटी और वाटर सपोर्ट, ये भी हमने लिखी हैं, लेकिन क्योंकि इसका डाटा अभी नहीं अवेलेबल और इस सर्विस को हम देख नहीं रहे, ऑल्दो ये भी सर्विसेज हैं जो हमें मिल रही हैं, लेकिन इसको हम उसमें जो है वो ऐड करेंगे, लेकिन इसको क्वांटिफाई नहीं करेंगे। जो क्वांटिफाई करेंगे वो रिक्रिएशनल वाला पार्ट है, क्योंकि उसके नंबर्स हमारे पास इस वक्त ईजिली अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये दोबारा से आप देख सकते हैं, इसमें एक सेंस बनती है कि कौन बायर है, कौन सेलर है। ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए रिक्रिएशनल सर्विस की तरफ हम जा रहे हैं। ठीक है, वो उसका हमारे पास ऑलरेडी बायर है जो कि विजिटर आता है छांगा मांगा। ये सब सर्विसेज को मैंने डिटेल में यहाँ पे आपकी तरफ हाईलाइट कर दिया है। कंडीशनैलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पेस्ट का। उसमें ये है कि जी एक्शंस क्या हैं
जो बेसिकली हमें मेंशन करने हैं यहाँ पे, और उनकी कंडीशंस पे आपकी पेमेंट वेरीफाई भी होंगी, ट्रिगर भी होंगी। तो वो यहाँ पे मोटा मोटा आपने लिखना है। ऑब्वियसली MRV का एक बहुत बड़ा सेक्शन है, नेक्स्ट में अहमद आपको डिटेल में बताएंगे, बट यहाँ पे मैंने लिखा जी विजिटर लेवी है, कंसेशन लाइसेंस कंडीशन है, टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ MOU है, फील्ड स्टाफ की परफॉर्मेंस है, ADB की कंस्ट्रक्शन। लेकिन ये सब चीज़ें एविडेंस कब रिलीज़ होगा? पेमेंट्स के साथ हमने दिखाना है कि जस्ट जो फॉरेस्ट का अगर इतना स्टॉक मेंटेन करेंगे या इतने विजिटर्स वहाँ आएंगे, इतनी वहाँ पे साइट की वहाँ पे स्कोर होगा, जैसे सर्वेज होते हैं, चेकलिस्ट होती है, तो ये पेमेंट उनसे टाइड है। ठीक है, कुछ कुछ मोटे मोटे मैंने पॉइंट्स लिख दिए। अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कहें फील्ड परफॉर्मेंस ऑफिसर्स को अगर हम इंक्रीमेंट दे रहे हैं, 20 बोनस दे रहे हैं उनकी सैलरी में कुछ % एनुअल इंक्रीमेंट, जस्ट बिकॉज वहाँ पे उन्होंने इलीगल हार्वेस्टिंग रोकी। तो बेसिकली अगर कोई इंसिडेंट्स आते हैं जहाँ पे उन्होंने किसी इलीगल हार्वेस्टिंग को रोक लिया या कोई केस हो गया, तो उससे क्या होगा, उनको जो है पेमेंट में एक इंक्रीज़ मिलेगा। तो बेसिकली दैट्स टाइड टू द पेमेंट। ये एक एग्जांपल है, इस तरह की चीज़ें आप यहाँ कंडीशनैलिटी बता सकते हैं। सिमिलरली फ़ंड की कंडीशनैलिटी, टूरिज़्म डिपार्टमेंट के साथ आपका क्या MOU हुआ है, से वो सब चीज़ें आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। ठीक है, उसका वेरिफिकेशन मेथड कौन वेरीफाई करेगा जी? आपके अपने लोग, DFO साहब, क्वार्टरली इंस्पेक्शन होगी, GRM रजिस्टर मेंटेन करना होगा, एनुअल MOU उनके साथ। ठीक है, फॉरेस्ट्री क्वार्टर 20 असेसमेंट्स, ये सारी चीज़ें स्पेसिफिकली जो आप इसमें मेंशन करते हैं और इसके कॉन्सिक्वेंसेस हमने बताए। फुल डिसबर्समेंट तब होगी जब आप इसमें ये विजिटर लेवी वहाँ पे ट्रिगर करेगी, डेफिनेटली वहाँ ये सब चीज़ें आपकी इस तरह से आएंगी। उसके बाद लाइसेंस रिन्यूड होगा एट द एंड ऑफ द डे, अगर कंडीशन वहाँ पे अप्लाई करें। फॉर एग्जांपल अगर वहाँ पे बिजनेसेस हैं, नहीं उनको आपने कोई कंडीशंस दिए हैं, वो अचीव नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो उनने आपसे लाइसेंस परचेज़ किया है, 5 लाख रुपए एनुअली वो एक वहाँ पे टूर ऑपरेटर है वो कर रहा है, वो आपको पैसे दे रहा है, लेकिन अगर वो कंडीशंस पे कंप्लाई नहीं कर रहा तो आप उनका लाइसेंस भी कैंसिल कर सकते हैं और एक नया वहाँ पे सप्लायर ला के कर सकते हैं। तो दो सॉर्ट ऑफ एग्जांपल्स वो सब यहाँ पे आएंगी। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। आप लोगों ने पिछले कोई 1.5-2 दिन में एक पेस्ट फ्रेमवर्क के बारे में सारा समझा, उसकी वैल्यूएशन टेक्निक्स के बारे में समझा, मेथोडोलॉजी के बारे में समझा ना। द बेसिक पॉइंट इज़ कि जी क्या फाइनेंसिंग उन प्रोजेक्ट्स के लिए कहाँ से आएगी। तो एक ऑप्शंस जो हमारे पास अवेलेबल है वो है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी और ग्रीन क्लाइमेट फंड। अच्छा, ये जो फंड्स हैं, जिस तरह भी आरिफ साहब ने बताया आपको, UNFCCC, क्योटो प्रोटोकॉल और एक तमाम कार्बन क्रेडिट के ऊपर, तो इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये जो दोनों फंडिंग है ये उसके फाइनेंशियल मैकेनिज़्म में आते हैं, और अंडर दिस फंडिंग मैकेनिज़्म आपकी जो थीमेटिक एरियाज़ आते हैं, जैसे लैंड डिग्रेडेशन आता है, आपका सॉइल इरोजन आता है, वाटरशेड मैनेजमेंट आता है, बायोडाइवर्सिटी है, तो ये उन थीमेटिक एरियाज़ को जो है वो फंड करते हैं। तो दैट्स वाई इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट कि जब आप ये फ्रेमवर्क जब आपने फ्रेमवर्क बना लिया है और जब आप प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन कर रहे हैं, तो इसमें आपको जो फंडिंग है प्रोजेक्ट्स के लिए, इंस्टेड ऑफ रिलाइंग हैवीली ऑन द ADPs और द PSDP, इट वुड बी बेटर कि अगर आप थ्रू जेफ और GCF से जाते हैं, सो दैट एटलीस्ट ये कि टू स्टार्ट ऑफ, क्योंकि बिल्कुल एक नई चीज़ हम करने जा रहे हैं, और पैस का चूँकि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के पास एज देयर इज़ नो लॉ, एज देयर इज़ नो अदर प्रोजेक्ट अंडर पैस, तो उसमें जेफ और GCF से फंडिंग लेना हमारे लिए आसान हो जाता है। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जी के उनका जो कॉन्सेप्ट नोट है वो हम कैसे लिखेंगे, ये थोड़ी सी हमारा सेशन रोड मैप होगा। हम बात कर रहे हैं कि जी के पंजाब का जो पेस्ट का लैंडस्केप है वो कैसे जेफ और GCF उसको प्रायोरिटाइज़ करता है। हम बात कर रहे हैं जेफ 8 का जो कॉन्सेप्ट नोट का जो टेम्पलेट है, उसको कहा जाता है प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन फॉर्म, जिसमें हम बताएंगे कि जी के आपने कौन कौन से हेडिंग के अंदर क्या क्या लिखना होता है। ठीक है, ऑल्दो इट्स अ फुल डे एक्टिविटी, लेकिन चूँकि टाइम कंस्ट्रेंट है तो आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे दें कि किस तरह से जेफ जो है इन प्रोजेक्ट्स को फाइनेंसिंग करता रहा है और ग्लोबली उसने कहाँ पे की हैं। कल एक एग्जांपल शेयर हुई थी कोस्टा रिका की, कि आज से 20 साल पहले 25 साल पहले जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है डिफॉरेस्टेशन हुई और पूरा इकोसिस्टम जो है वो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गया। ठीक है, तो उसको जब इन्होंने रिवाइव किया, तो जेफ वॉज द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने कोस्टा रिका को फंड किया थ्रू सीड मनी, और अगले 20-25 सालों में उन्होंने अपना जो तमाम जो इकोसिस्टम है उसको रिवाइव किया।
हम बात करेंगे GCF के कॉन्सेप्ट नोट के, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे कौन कौन से सेक्शंस होते हैं उसके अंदर, प्रोजेक्ट का रैशनल क्या होना चाहिए, बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, उसके थियरी ऑफ चेंज क्या होनी चाहिए उस पर, और कौन कौन से मैकेनिज्म अप्लाई होते हैं, कौन कौन सी ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हमें नहीं करनी, हमने अपने प्रोजेक्ट आइडिया को कैसे सेलेबल करना है, कैसे बैंकेबल प्रोजेक्ट बनाना है, और हमारे लिए फंडिंग पाथवे क्या होगा। हम बात करें यहाँ पे पंजाब के पास लैंडस्केप के ऊपर, वाटरशेड सर्विसेज हैं जैसे चनाब, रावी, झीलम कैचमेंट्स एरियाज़ हैं, सॉइल कंजर्वेशन है ऑन डिग्रेडेड एग्रीकल्चर लैंड, कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन ऑन वाया प्लांटेशन रिस्टोरेशन, ये वही बातें हैं जो पिछले एक डेढ़ दिन में हम काफ़ी करते रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी कॉरिडोर्स की हम बात करेंगे, फ्लड रेगुलेशन थ्रू वेटलैंड एंड वाटर क्वालिटी सर्विसेज, ये वो ज़्यादातर एरियाज़ हैं जो एक इकोसिस्टम जो हमारा पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज है उसमें ये एरियाज़ ही सारे फॉल करते हैं। जेफ 9, अच्छा 9 से क्या मुराद है? जेफ के बेसिकली साइकिल्स हैं, जेफ 1 से लेके जेफ 8 तक, ठीक है। ये साइकिल होता है 4 साल का। इसमें एक पाकिस्तान को या डेवलपिंग कंट्रीज़ को एक फ़िक्स एलोकेशन मिलती है। फ़िक्स एलोकेशन से मुराद ये है कि वो जो एलोकेशन है वो अगले 4 साल के लिए पाकिस्तान के पास होगी। जेफ 9 की एलोकेशन अभी अनाउंस होगी पाकिस्तान को 1 जुलाई 2026 में, ठीक है। और उसमें पाकिस्तान को ये पता चलेगा कि जेफ के अंदर पाकिस्तान को कितने पैसे मिले या कितने पैसे कमिट हो किए हैं जेफ ने पाकिस्तान से। सारी बात है, फिर उसमें आगे प्रोजेक्ट्स बनेंगे और वो अमाउंट जो है पाकिस्तान जो है वो एक्सेस कर सकता है। जेफ 8 में जो लास्ट जो भी साइकिल अभी ख़त्म हो रहा है अगले 1 महीने में, उसमें पाकिस्तान को टोटल 17.7 मिलियन USD मिले। ऑल्दो सारे हमने जो फंडिंग है वो एलोकेट कर दी है अंडर 3 एरियाज़, लैंड डिग्रेडेशन, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन। तो जब हम बात करते हैं ओवरऑल एक पेस्ट के फ्रेमवर्क की जिसमें हम ये सारे एरियाज़ हमारे बहुत एक दे हैव द एम्पल इम्पोर्टेंस, तो जेफ के जो ये 2 एरियाज़ हैं स्पेशली लैंड डिग्रेडेशन और बायोडाइवर्सिटी, ये उसको कैटर करता है। GCF की जो बेस्ट उसमें है पेस्ट के लिए वो ये है कि GCF में एक बेसिकली दोनों एरियाज़ हैं, मिटिगेशन और अडेप्टेशन। जैसे आरिफ साहब ने आपको मिटिगेशन और अडेप्टेशन की ओवरऑल एक पूरी डेफिनेशन एक्सप्लेन की, तो GCF बेसिकली 2-3 एरियाज़ में डील करता है, अडेप्टेशन, मिटिगेशन एंड क्रॉस कटिंग। क्रॉस कटिंग मीन्स बोथ ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें दोनों ही शामिल हो, जिसमें अडेप्टेशन का भी कंपोनेंट हो और मिटिगेशन का भी हो। ज़्यादातर इनके जो ग्रांट साइजेस होते हैं वो 10 मिलियन से शुरू हो के मोर देन 250 मिलियन USD, और ये ज़्यादातर डील करते हैं ब्लेंडेड फाइनेंस में। लाइक ग्रांट भी है, लोन फैक्टर भी है उसके अंदर है, एक्विटी भी है, गारंटीज़ भी हैं और रिजल्ट्स बेस्ड पेमेंट्स हैं। अगर हम पेस्ट के फ्रेमवर्क के लिहाज से बात करें तो इसमें बेसिकली 2 आपकी जो फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि इसमें ग्रांट कितनी आप GCF से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो आपको एक सर्टेन प्रोजेक्ट को एलोकेट किया जाए, प्लस कैश को फाइनेंसिंग। अगर आज हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के पास अगर ये फ्रेमवर्क इन हैंड होता है, अप्रूव्ड होता है, ठीक है, तो हमारे पास एक बेस्ट केस होता है कि जी कि हम GCF को पिच कर सकते हो फॉर अ पेस्ट प्रोजेक्ट। अगर हमारे पास ऐसा कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है जो आजकल के हमारे जिस वक्त हमारी करंट सिनेरियो है उसके मुताबिक थोड़ा सा हमें मुश्किल होगा, उसमें फिर ज़्यादा टाइम हमें डेटा के ऊपर काम करना पड़ेगा, फिर हमें थोड़ा सा प्रूफ भी करना पड़ेगा। बिकॉज GCF और जेफ में एक चीज़ है कि दे ऑलवेज टॉक अबाउट एविडेंस बेस्ड पॉलिसीज़, एविडेंस बेस्ड डाटा, रादर ये कि जी कि हम उनको अपने इन्फॉर्मेशन के तहत बता रहे हों। जैसे फॉरेस्ट्री के यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, तो एक आप लोगों की एक्सरसाइज होती है फ्रेल, फॉरेस्ट रेफरेंस एमिशन लेवल्स, वो हर साल हम UNFCCC को जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज जो है वो सबमिट कराते हैं। सो दिस इज़ अ डेटा और जो हम उनको करते हैं और इट्स एन एविडेंस बेस्ड डाटा। लेकिन विद दिस पेस्ट फ्रेमवर्क एंड नोइंग द फैक्ट कि जी कि इट्स अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, पहली दफ़ा आया है, एक लॉ हमने इंट्रोड्यूस किया है, तो उसमें जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं वो हम किस तरह से अलाइन करते हैं जेफ और GCF के साथ। पाकिस्तान का जो ND है, नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी, वो मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज है। जो भी आप प्रोजेक्ट डिज़ाइन करेंगे, कॉन्सेप्ट नोट डिज़ाइन करेंगे, वो प्रोजेक्ट प्रेजेंट होगा मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज को। मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज का अपना एक स्टीयरिंग कमेटी का मैकेनिज़्म है, उसमें बहुत से प्रोजेक्ट आइडियाज़ आते हैं। जो स्टीयरिंग कमेटी है उसके अंदर प्रोविंशियल आपके जो सेक्रेटरीज़ हैं, सेक्रेटरी PNDs हैं, फिर फेडरल सेक्रेटरीज़ हैं, तो वो एक पूरा एक तरह का बोर्ड है, कॉम्पोजिशन है जो प्रोजेक्ट को रिव्यू करेगा और फिर उसके बाद उस प्रोजेक्ट्स को जो है वो इंडोर्स करेगा या उसको डिसअप्रूव करेगा। लेकिन इन सब में एक जो सबसे बड़ा जो कैच है
वो ये है कि जी कि आपने इन फंड्स को अगर एक्सेस करना है तो इन फंड्स को एक्सेस करने के लिए आपके पास कोई एक एक्रेडिटेड एंटिटी होनी चाहिए। अब वो जो एंटिटी है वो अगर जेफ के केस में देखें तो वो आपकी यूएन एजेंसीज आती हैं, यूएनडीपी आ गया, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, आपके पास WWF है, IUCN है, फिर इस तरह जो आपके बड़े इदारे हैं वर्ल्ड बैंक, ADB। तो आप जो अपना जो प्रोजेक्ट जब आप डिज़ाइन करते हैं तो उस एंटिटी को ऑन बोर्ड करना बड़ा ज़रूरी है। आप डायरेक्टली जो है वो जेफ को प्रोजेक्ट जमा नहीं करा सकते, तो आपको उस एंटिटी को बोर्ड में उसको लूप में लेना है और जो इस चीज़ के ऊपर उनको एक कन्विंसिंग एक आर्गूमेंट आप कह लें कि जी जो एग्जीक्यूशन है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब करेगी। इस चीज़ पे जेफ और GCF बहुत ज़्यादा इंकरेज करते हैं कि जी के अगर एग्जीक्यूशन जो है वो एक सर्टन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास हो, रादर ये है कि जी के नॉर्मली जो पहले प्रैक्टिसेस में चलता रहा है जिसकी वजह से गाइडलाइंस इनकी काफ़ी रिवाइज हुई हैं, उसके मुताबिक ये होता था कि जी के UNDP है फॉर एग्ज़ाम्पल, UNDP ने प्रोजेक्ट बनाया और ख़ुद ही उसको एग्जीक्यूट किया। सो द प्रॉब्लम वाज कि प्रोजेक्ट ग्राउंड में आ रहा है, क्या उसकी परफॉर्मेंस है, क्या उसका आउटकम है, वो गवर्नमेंट को नहीं पता होता। सो अब जो बेसिकली जो इसमें सबसे बड़ा जो कैच वो ये है कि जी कि एग्जीक्यूशन जो है वो एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास होनी चाहिए या किसी नेशनल एंटिटी कह लें, नॉट द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, नेशनल एंटिटी। ये प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन फॉर्म है जिसको हम फिल करते हैं और फिल करने के बाद आइडियली तो ये होता कि मैं आप लोगों को इसके टेम्पलेट्स देता हूँ, फिर यहाँ बैठ के हम फिल करते हैं, लेकिन टाइम की वजह से थोड़ा सा इसको हम इसको वैसे ही स्टडी कर लेते हैं। बेसिकली इट्स द कॉन्सेप्ट नोट, वैसे इसको पिफ कहते हैं, लेकिन ये वो कॉन्सेप्ट नोट है कि जो हम जेफ को जमा कराते हैं, आप और आपकी एक्रेडिटेड एंटिटी मिलके ये जमा कराते हैं मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज को। उसमें क्या क्या चीज़ें इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होती हैं, जनरल प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन है, टाइटल, रीजन, एजेंसी कौन सी, एजेंसी से मीन्स किस इदारे के साथ आप जा रहे हैं, FAO के साथ जा रहे हैं, UNDP के साथ जा रहे हैं, WWF के साथ जा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद आता है जी प्रोजेक्ट समरी एंड ओवरव्यू। आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में सारा बता रहे थे। अच्छा, इसमें थोड़ी सी वर्ड्स की लिमिटेशन होती है, इट्स नॉट लाइक द PC1, आई मीन लाइक इट्स क्लोज टू PC1, बट इसमें थोड़ी सी वर्ड्स की लिमिटेशन होती है कि कॉन्सेप्ट नोट है और हमें बेसिकली टू द पॉइंट हमें ये बात करनी है कि ताकि जो डोनर उसको जब रिव्यू करे तो वो डिसीजन लेने में उसको ईजी हो। सो थोड़ी सी वहाँ से एक रिस्ट्रिक्शंस हमें मिलती है डोनर की तरफ से कि जी कि जो ऑब्जेक्टिव समरी है वो 250 वर्ड की समरी होनी चाहिए। फिर हम उसी सेक्शन में जाते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या है, हमारे ड्राइवर्स के स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं। प्रॉब्लम मीन्स कि जैसे अभी हमने पिछले 1.5 दिन में हमने फ्रेमवर्क की बहुत सी वैल्यूएशन मेथोडोलॉजी टेक्निक्स की हमने बात की, ठीक। तो वो उसके अंदर हम थोड़ा सा वो बताते हैं कि जी कि अगर ये ना हो तो क्या होता है। सो मैन लाइक दैट यू आर एक्चुअली बिल्डिंग अ केस इन अ सेंस कि जी कि मैं आपकी तरफ फंडिंग लेने आ रहा हूँ, मेरी ये प्रॉब्लम्स हैं और मैंने इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना है। तो वो जो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है, जो उसकी डिस्क्रिप्शन है, वो आप इसके रैशनल में एक्सप्लेन करते हैं। फिर आपकी आती है जी प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, जिसमें आप थियरी ऑफ चेंज जिक्र करते हैं कि जी अगर हम ये करेंगे तो फिर ये होगा और इसका फिर ये आउटकम आएगा। तो वो एक पूरा एक टेम्पलेट होता है जिसमें आप सारी पूरी थियरी ऑफ चेंज बता रहे होते हैं, स्कोर इंडिकेटर्स बताते हैं। एक जो बेसिकली फ्रेमवर्क के अंदर भी हमने बात की वो है जेंडर इंक्लूजन एंड सोशल सेफगार्ड। फॉर अ डोनर लाइक जेफ एंड GCF इट्स इक्वली इम्पॉर्टेंट। अगर हम बात कर रहे हैं कि जी कहीं पे लैंड डिफॉरेस्टेशन हुई है या कहीं पे इकोसिस्टम अगर कहीं डिस्टर्ब हुआ है तो जेंडर पे क्या इम्पैक्ट आया, बच्चों पे क्या इम्पैक्ट आया, ख़वातीन पे क्या इम्पैक्ट आया, तो वो तमाम चीज़ें जो हैं वो हम इसमें मेंशन करते हैं। और जब आप फंडिंग लेने जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मैं ये इंटरवेंशंस करूँगा तो इससे मेरा जेंडर और जो सोशल सेफगार्ड है उसमें क्या इंप्रूवमेंट आएगी। उसके बाद आपका एक फाइनेंसिंग टेबल होता है जिसमें आप ग्रांट मेंशन करते हैं कि प्रोजेक्ट आपने 1 मिलियन का बनाना है, USD का, 2 मिलियन का, 3 मिलियन का। एक चीज़ इसमें लिखी हुई आ रही है प्रोजेक्ट प्रिपरेशन ग्रांट। फॉर एग्जांपल आपने कॉन्सेप्ट नोट बनाया वाटरशेड मैनेजमेंट की, अब आपने कॉन्सेप्ट नोट बनाया, कॉन्सेप्ट नोट आपका थ्रू हो गया, आपके मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज जो उसकी NDA है उसने उसको अप्रूव कर दिया। अप्रूव करने के बाद जो आपकी एंटिटी है जिसके साथ आपने अलाइनमेंट की है उसने आगे जेफ को जमा करा दिया। जेफ ने उस प्रोजेक्ट को रिव्यू किया, उस कॉन्सेप्ट नोट को रिव्यू किया और उसने कहा कि इट इज़ गुड टू गो।
अंडर आइडियल सिनेरियो। फिर आप कहते हैं कि जी मुझे प्रोजेक्ट प्रिपरेशन ग्रांट चाहिए कि मैं उस ग्रांट से अपना प्रपोज़ल डेवलप करूँगा, कि जो आपने उसमें थोड़ी सी फिजिबिलिटी स्टडी करनी है, आपने सर्वे करना है, अपने कंसल्टेंट्स को हायर करना है, आपने ताकि आपका एक प्रोजेक्ट बन जाए। तो उसकी जो जो ग्रांट है वो भी आपको जेफ प्रोवाइड करता है। सो द आइडिया ऑफ जेफ फाइनेंसिंग इज़ कि जी कि दे डोंट वांट टू बर्डन यू विद योर मनी, बट इन फैक्ट दे वांट टू फैसिलिटेट यू in providing the evidence based scenario। और को फाइनेंसिंग है, जेफ के अंदर थोड़ा सा को फाइनेंसिंग का मामला इस तरह से है कि जी यहाँ पे इन काइंड की बात की जाती है। प्रोजेक्ट आपका बना, इम्प्लीमेंटेशन पे आप आए, तो अब आपका PMU बनेगा। तो PMU ज़्यादातर अगर आप कहते हैं जी मैं NBS सेल में बनाऊँगा, फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट बनाऊँगा, या मैं PND में बनाऊँगा, या पंजाब में कहीं बनाऊँगा, तो उसकी जो आप एक कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं वो इन टर्म इस तरह से करते हैं कि जी कि आपने कहा मैं ये गवर्नमेंट की बिल्डिंग इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये बिजली इस्तेमाल कर रहा हूँ, इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा हूँ, फर्नीचर मुझे प्रोवाइड किया गया है, तो उसका एक फार्मूला एक अप्लाई होता है, उसको हम को फाइनेंसिंग में डाल देते हैं और उसको हम कहते हैं इन काइंड। बेसिकली देयर इज़ नो मॉनिटरी टर्म्स इन्वॉल्व, लेकिन डोनर को आप ये बताते हैं कि जी गवर्नमेंट अपनी पॉकेट से क्या खर्च कर रहा है। जो फोकल एरियाज मैंने आपको बताए हैं, बायोडाइवर्सिटी है, लैंड डिग्रेडेशन है, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन है। अब ये जनरल राइटिंग है कि जी कि अगर आप पेस्ट इकोसिस्टम टाइप करते हैं पंजाब अंडर 15 वर्ड जो मैंने पहले बताया, कोई भी एजेंसी आप सेलेक्ट करते हैं, UNDP है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, जो आपको लगता है कि पेस्ट के फ्रेमवर्क से ज़्यादा अलाइंड है, FAO भी है, फोकल एरियाज़ हैं, बायोडाइवर्सिटी, लैंड डिग्रेडेशन है। अच्छा, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ग्रांट आप कैसे लेते हैं, कितनी ग्रांट मिलेगी। कुछ MSP से मुराद है जी मीडियम साइज प्रोजेक्ट अप टू 2 मिलियन USD। अच्छा, एक होते हैं जी फुल साइज प्रोजेक्ट जो 2 मिलियन से आपके 50 मिलियन तक के होते हैं। पेस्ट के लिए जो रिकमेंड किया जाता है दैट इज़ अ मीडियम साइज प्रोजेक्ट, क्योंकि उसमें चूँकि हमने इवैल्यूएशन टेक्निक्स में और हमने फिजिबिलिटी स्टडीज़ करनी होती हैं और हमने एक इनेबलिंग इन्वायरमेंट जेफ हमें प्रोवाइड करता है, सो दैट कि कल को अगर हम एक बड़ा प्रपोजल बनाते हैं 10 मिलियन 50 मिलियन का, तो कम से कम अपना ग्राउंड वर्क हम सेट कर लें। दिस एंटायर एक्सरसाइज जो हम पिछले दो दिन से हम कर रहे हैं, इट कैन बी अ पार्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट इन अ वे कि जी कि हमने एक इनेबलिंग इन्वायरमेंट, एक ग्राउंड वर्क हमने सेट कर दिया है, अब हमने इसके ऊपर अगले स्टेप पे जाना है। तो वो जो अगले स्टेप पे जाना है उस पर जेफ के जो मॉडल है वो आपका अप्लाई होता है। जो PPG अमाउंट है वो आपको 10% देता है। अगर आप 2 मिलियन की अगर आप बात कर रहे हैं तो नॉर्मली बेसिकली 1 लाख से आपको तकरीबन $3.5 लाख मिलती है। ये वो PPG है जिसकी मैं बात कर रहा था कि प्रोजेक्ट अगर आपने बनाना है तो उसके लिए भी जेफ आपको पैसे देता है। ये हमने बात कर ली है कि जी की प्रॉब्लम क्या है। फॉर एग्जांपल डिग्रेडेड वाटरशेड अपर चनाब कैचमेंट एरिया इज जस्ट एन एग्जांपल, रिड्यूसिंग वाटर सिक्योरिटी फॉर 2 मिलियन डाउनस्ट्रीम फार्मर्स। ऑब्जेक्टिव क्या लिखेंगे आप, इस्टेब्लिश अ फंक्शनल पेस्ट मैकेनिज्म हम बनाएंगे, कैसे होगा अचीव, पॉलिसी फ्रेमवर्क है, पेस्ट का फंड बना सकते हैं, MRV सिस्टम बना सकते हैं, और ग्लोबल इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स क्या होंगे। जैसा कल आरिफ साहब ने बात की जी कि इट्स अ क्वाइट अ डिफ़िकल्ट टास्क टू बैलेंस इकोनॉमिक्स एंड इन्वायरमेंट, ठीक है। तो उसमें आपको ये बताना पड़ेगा कि जी के जो प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं उसका ओवरऑल एक इन्वायरमेंटल बेनिफिट क्या होगा। अब हम जिस तरह से हमने जेफ की बात की तो उसके बाद हम GCF की बात भी कर लेते हैं। आई नो कि ये एक सेशन जैसा आप लोगों ने कहा कि जी डेडिकेटेड सेशन होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली जब आरिफ साहब ने कहा कि हमने 5 दिन ट्रेनिंग प्लान की थी तो मैंने एक दिन में एटलीस्ट कोशिश ही की थी कि कोई एक फ़ंड हम लेके उसकी एक हम एक्सरसाइज कर लेते और एक सर्टन एरिया को हम पकड़ लेते। जैसे हम फ्रेमवर्क में बात करते हैं ना, लैंड डिग्रेडेशन या बायोडाइवर्सिटी या वाटरशेड मैनेजमेंट, तो अगर ग्रुप्स बने होते हैं तो एक एरिया दे दिया, एक जेफ का वो फाइनेंसिंग आपको बता दी और आपको टेम्पलेट्स दे दिए एंड यू स्टार्ट फिलिंग इट। बट नेवरदलेस द आइडिया इज़ कि जी आपको लोगों को ये सारे टेम्पलेट्स जो आप लोगों ने ईमेल मेंशन किए हुए हैं उसमें आपको भेज दिए जाएंगे। आमना इनको टेम्पलेट्स हम भेज देंगे जो जेफ और GCF के हैं, ठीक है, वो मिल जाएंगे। आपको जो लिंक्स चाहिए होंगे ऑनलाइन जो जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो भी आपके साथ ईमेल पे शेयर कर लेंगे, सो दैट एटलीस्ट ये कि आप उसको रिव्यू करके और जब नेक्स्ट टाइम दोबारा भी इंशाल्लाह मुलाकात होगी तो उसको फिर हम प्रैक्टिकली भी जो है हम करके देख लेंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं GCF के कॉन्सेप्ट नोट पे। अच्छा, GCF थोड़ा सा जो जेफ से डिफरेंट इसलिए है कि जी के जो स्टडीज़, जो फिजिबिलिटी स्टडीज़ आपने जेफ में की होती हैं एक प्रोजेक्ट के अंदर, अगर आपने उसको अपस्केल करना चाह रहे हैं
और एक ज़्यादा नहीं, ये मैं ग्रीन क्लाइमेट फंड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। पहले मैंने बात की थी ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की, अब हम बात कर रहे हैं ग्रीन क्लाइमेट फंड की। तो ग्रीन क्लाइमेट फंड में होता है कि आपके पास विंडो, जो फाइनेंसिंग विंडो है वो काफ़ी बड़ी होती है, जिसमें आप बेसिकली एक्चुअल में जो आप ऑन ग्राउंड करने जा रहे हैं, अगर आपने कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई प्रोजेक्ट लगाना है, या आपने अगर जैसा WWF पाकिस्तान का एक रिचार्ज पाकिस्तान का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, ऑल्दो पंजाब में नहीं है वो, बट इट्स ऑन द इंडस बेसिन, गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ भी है, बलूचिस्तान के साथ भी है और KP के साथ भी है। तो उसमें बेसिकली वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है, इकोसिस्टम बेस्ड अडेप्टेशन का। तो बहुत ज़्यादा उसमें जो एक आप कह लें ना कि जी कि टेंजिबल एक्टिविटीज़ वो उसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। जेफ बेसिकली जो डिफरेंस है वो ये है कि जेफ ज़्यादातर आपको जो जितनी भी स्टडीज़ होती हैं वो उसमें आपको सपोर्ट करता है। तो GCF के जो कॉन्सेप्ट नोट होता है उसमें ज़्यादातर आपके होते हैं फील्ड्स हैं, जैसे रिजल्ट एरियाज़ हैं, मिटिगेशन इम्पैक्ट क्या होगा, नंबर ऑफ़ बेनिफिशरीज़ हैं, फंडिंग रिक्वेस्टेड इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें आप जेफ के अंदर ज़्यादातर आप ग्रांट की बात करते हैं, लेकिन GCF में ग्रांट है, लोन्स हैं, एक्विटी है, गारंटीज़ हैं, रिजल्ट बेस्ड पेमेंट्स हैं। तो ये तमाम चीज़ें उसके अंदर मेंशन होती हैं। जो सेक्शन B है इसका, उसमें बेसिकली आप ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं। बेस लाइन है, बेस लाइन बनाने के लिए आपको जो है वो जो जेफ का जो प्रोजेक्ट आपने इम्प्लीमेंट किया होता है उससे आपको बेस लाइन मिल जाती है। मैं उनको इसलिए लिंक कर रहा हूँ क्योंकि आप ये समझ लें कि GCF इज़ एट अ वेरी एडवांस स्टेज एज़ कम्पेयर टू जेफ फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। अगर पेस के ऊपर हमने आज कोई प्रोजेक्ट इनिशिएट करना है तो आइडियली तो ये है कि पहले हम जेफ को एक्सेस करें, हम एक छोटी फंडिंग से बैठ के एक पूरे ग्राउंड वर्क सेट करें, और उसके बाद जो है उस प्रोजेक्ट से जो हमारी आउटकम हुए उसको हम अपस्केल करना अगर चाहते हैं तो हम GCF की तरफ जाएं। प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन उसमें हम बात करते हैं, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं, GCF के कुछ इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया होते हैं, NDA एंगेजमेंट। अच्छा, यहाँ पे NDA अगेन मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज होता है, और GCF का प्रोजेक्ट कॉन्सेप्ट नोट ये होता है कि आपको दोबारा आपको उसी एंटिटी के साथ जाना होगा जो एक्रीडेट है GCF के साथ, जिसमें UN है। इसमें 2 लोकल इदारे भी हैं, एक NRSP है और दूसरा JS बैंक है। तो अगर आप कोई प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं तो अगर आपको लगता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो अलाइंड है NRSP के साथ, तो NRSP को ऑन बोर्ड करके आप GCF को एक्सेस कर सकते हैं। जेफ भी नॉर्मली जब आपके प्रोजेक्ट को रिव्यू करेगा, कॉन्सेप्ट नोट को रिव्यू करेगा, तो वो भी ये चीज़ देखेगा कि जी कि अभी का फ्रेमवर्क डिज़ाइन हुआ है और अभी ये प्रोजेक्ट इस पे लेके आना चाह रहे हैं, तो आपको डिस्करेज नहीं करेगा, इंकरेज तो ज़रूर करेगा, लेकिन ये नहीं हो सकता कि जी कि आप 8 से 10 मिलियन का प्रोजेक्ट पहली गो में ले जाएं। वो थोड़ा सा एक, ये जेफ की बात कर, ये मैं जेफ की बात कर रहा हूँ। GCF का जो प्रोजेक्ट साइज है सर वो 10 मिलियन से शुरू होता है और आप जा सकते हैं 250 मिलियन प्लस तक। 250 मिलियन प्लस तक जा सकते जी। जब आप 250 मिलियन या अच्छा जेफ में क्या है, USD जी USD जेफ में है कि जेफ में आपके पास ग्रांट है, 100% ग्रांट आपको वो प्रोवाइड करता है। GCF एक सर्टन रेशियो के तहत आपके साथ जो है वो ग्रांट देगा। वो ये देखेगा कि जी कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वो कितना पैसा डाल रहे हैं इस प्रोजेक्ट पे, तो वो बात करते हैं कैश को फाइनेंसिंग की। फॉर एग्जांपल ग्लोफ 2 का प्रोजेक्ट एक GCF से पाकिस्तान को मिला, ठीक है। सो 36 मिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट है, 36 मिलियन USD, और 0.5 मिलियन USD की यानी $5 लाख की कैश को फाइनेंसिंग है गवर्नमेंट ऑफ KP। इसी तरह अगर हम FAO का प्रोजेक्ट आपके चल रहा है इधर पंजाब में क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर पे, 8 मिलियन USD की कैश को फाइनेंसिंग है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की, 8 मिलियन USD की, और उसमें 4 मिलियन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध की है, और GCF से जो ग्रांट है वो 35 मिलियन है। सो वहाँ पे आपको ये ब्लेंडेड फाइनेंस वाली ऑप्शंस को अवेल करना पड़ता है। इसीलिए मैंने कहा कि जब आप एक जेफ से एक प्रोजेक्ट आप बनाते हैं और उसके जो वो कहते हैं ना कि सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ दैट प्रोजेक्ट, उसकी बेसिस पे आप GCF में प्रोजेक्ट को लेके जाते हैं टू अपस्केल योर, ताकि जो फ्रेमवर्क जो हम ये बना रहे हैं पेस का, पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज का, एटलीस्ट ये इग्नोर ना हो अगले 3 से 4 साल या 5 साल में। एक एफर्ट हम लगा रहे हैं तो कम से कम हम फाइनेंसिंग हमारा कोई ना हो, बैरियर ना बने। फाइनेंसिंग भी हमारे पास अवेलेबल है, बस वी जस्ट नीड टू नो हाउ टू राइट द कॉन्सेप्ट नोट। कॉन्सेप्ट नोट इज़ नॉट दैट मच डिफ़िकल्ट।
जो हम PC1 जिस तरह से हम बनाते हैं बेसिकली मोर और लेस वही इन्फॉर्मेशन इसके अंदर है, बट थोड़ी सी उन्होंने सेक्शंस उसके थोड़ा ज़्यादा बना दिए। हम अगर अपने PC1 में बैकग्राउंड देते हैं, रैशनल देते हैं, तो हम पूरी कहानी डाल देते हैं। अभी हमने बात की कि जी एक प्रोजेक्ट को बनने में या अप्रूव होने में साल 2 साल लग जाते हैं, तो उसमें थोड़ा सा ये होता है कि जो उनकी कुछ क्यूरीज होती हैं इन दीज 2 ईयर्स, तो नॉर्मली करते क्या है कि एजेंसी क्या करती हैं कि वो प्रोजेक्ट को आइडिया ही जो डिस्कार्ड कर देते हैं। सो थोड़ी सी मिस्टेक्स हैं, इनको हमें अवॉइड करने की ज़रूरत है। जो टिप्स हैं वो ये कि जी कि अगर हम प्रेस के ऊपर कोई प्रोजेक्ट लाना चाह रहे हैं तो हम आइडेंटिफाई करें बायर कौन है, सेलर्स कौन है। स्टार एलोकेशन जो मैंने कहा कि 1 जुलाई 2026 में अभी अनाउंस होने वाली है, तो मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज विल सेंड अ फॉर्मल इनवाइट टू योर PNDs एंड टू द अदर डिपार्टमेंट्स एज वेल। उनके साथ आपने अपने आप को एंगेज करना है ताकि एंडोर्समेंट जितनी जल्दी मिलेगी उतनी जल्दी आपका प्रोजेक्ट जमा होगा। GCF के केस में आप UNDP है, पाकिस्तान है और NRSP है, ठीक है, ये एक्रेडिटेड एंटिटी हैं। मेंशन करना ज़रूरी है कि जी कि हम कितना हेक्टर्स इसमें इम्प्रूव कर रहे हैं, फार्मर्स कितने बेनिफिशरीज कितने होंगे, जेंडर के हवाले से कि उसमें अगर हम बात करें तो ख़वातीन और बच्चे जो हैं वो कितने नंबर ऑफ़ बेनिफिशरीज कितने हैं। को फाइनेंसिंग लेटर जो अभी हमने बात की FAO का एक प्रोजेक्ट का पंजाब का, तो अगर हम कोई को फाइनेंसिंग किसी प्रोजेक्ट में ला रहे हैं तो कॉन्सेप्ट नोट स्टेज पे हमारे पास को फाइनेंसिंग लेटर्स होने चाहिए, कमिटमेंट लेटर्स होने चाहिए कि दे आर गोइंग टू पिच और दे आर कमिटिंग दैट कि जी X अमाउंट ऑफ मनी दे आर गोइंग टू पुट इन दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। फिर स्टार के और जेफ के प्रोजेक्ट डेटाबेस जो है LD, इसमें थोड़ा सा ये होता है कि अगर आप इसके लिंक्स आपके साथ शेयर कर लेंगे कि जो पाकिस्तान में पिछले जितने प्रोजेक्ट्स हुए हैं लैंड डिग्रेडेशन बायोडाइवर्सिटी में, वो एक दफ़ा हमें बस एक थोड़ा सा आइडिया हो ताकि कल को अगर हम कोई प्रोजेक्ट भी सबमिट कर रहे हो तो डुप्लीकेशन ना हो। क्योंकि नॉर्मली होता ये है कि एक ही एरिया में हम लोग जो है वो काम किए जा रहे हैं। और जैसे आज मुझे याद है पहले कि जी कि वो कौन सा एरिया था सर जो रेगिस्तान वाला एरिया था बड़ा मशहूर, थर के नाम पे माशाल्लाह इस पाकिस्तान में बहुत पैसे आए हैं ठीक है, तो वो उस पर बहुत सारे लोगों ने उस पर काम किया है, ठीक है। सो नाउ द डोनर्स हैव देयर ओन डेटाबेस। उनको पता है कि पाकिस्तान के अगर सर्टेन डिस्ट्रिक्ट्स पे हम लोगों ने काम किया है, फाइनेंसिंग की है, तो उस जगह पे अगर कोई दूसरा प्रोजेक्ट आ रहा है तो वो उस एरिया में ना, एरियाज में उस थीमेटिक एरिया पे ना हो, कोई और हो जाए तो अलग बात है। बाकी ये कि जितने जल्दी हम जेफो सेक्रेटरीट कॉन्सेप्ट नोट जमा कराएंगे उतना फीडबैक उनकी तरफ से आ जाता है ताकि फिर कल को हम फुल प्रपोजल को हम डेवलप कर सकें। ये वो पाथवेज है जो मैंने अभी बताया आपको कि जी के ड्यूरेशन है 1 से 2 महीने में। इट्स जस्ट एन एग्जांपल। अपनी उसको एक्रेडिटेड एंटिटी को आइडेंटिफाई करें। अगर कोई पैस से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट आपके जहन में आता है, ठीक है, या कोई वैल्यूएशन टेक्निक्स के ऊपर या मेथोडोलॉजी के सिलसिले में आपके कोई जहन में कोई प्रोजेक्ट आता है, तो कंसर्न जो आपकी एंटिटी है उसके साथ ज़रूर शेयर करें, उनको ऑन बोर्ड ज़रूर करें, ठीक। उसके बाद आप सबमिट करें पिफ जो अगर जेफ में जमा कराना है या कॉन्सेप्ट नोट अगर GCF में जमा कराना है। और नॉर्मली जो PPG हमें और उसमें मिलती है कॉन्सेप्ट नोट जेफ, नॉर्मली उनका प्रोसेस थोड़ा स्पीडी है। दे वुड गिव यू लाइक इन अ 6 months टाइम पीरियड, दे प्रोवाइड योर फीडबैक और फिर आपके कॉन्सेप्ट नोट को अप्रूव डिसअप्रूव कर लेते हैं। फिर आप PPG के लिए की तरफ जा सकते हैं, प्रोजेक्ट प्रिपरेशन ग्रांट। वो मैंने आपको शुरू में बताई थी कि वो 1 लाख से लेके $3 लाख तक मिलती है डिपेंडिंग अपॉन दी साइज़ ऑफ द प्रोजेक्ट। और उसके बाद फिर आप फुल प्रपोजल बनाते हैं जो नॉर्मली 1 से 2 साल में अप्रूव हो जाता है। सो जेफ के केस में जो टोटल साइकिल है 18 months और GCF के केस में जो है वो टाइटल नॉर्मली जो है वो 24 से 36 महीने भी ले जाते हैं कभी कभार, लेकिन चूँकि उसमें पैसे ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं तो उसका रिव्यू प्रोसेस भी उतना ही इतना स्ट्रिक्ट होता है। ये की टेकअवेज़ हैं कि हमें क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। हमारा फ्रेमवर्क ऑन ग्राउंड है, हमारी एंटिटी हमारी ऑन बोर्ड है, हमने कौन सा प्रोजेक्ट हमने लेके जाना है, मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज बीइंग द फोकल पर्सन, उसके साथ हमारी क्या अलाइनमेंट है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं हमें ज़रूर इंश्योर करनी है बिफोर सबमिटिंग अ प्रोजेक्ट टू द जेफ और द GCF। सो ये एक छोटी सी कॉन्सेप्ट नोट के ऊपर एक ओवरव्यू था दोनों के हवाले से, ताकि फिर ये कि आपको आई नो कंसर्न आप लोगों का बहुत वैलिड है कि ये एक ग्रुप एक्सरसाइज थी, ये कि बिल्कुल हैंड्स ऑन एक्सरसाइज थी, ताकि हम खुद हमारे हाथ में टेम्पलेट्स होते, हम उसको रिव्यू करते, हम इसको खुद लिख रहे होते
और जहाँ पे हमें प्रॉब्लम आती है तो हम डेफिनेटली उसको जो है आगे देख रहे होते। लेकिन इससे थोड़ा सा ये कि आपको एक आइडिया देना था ओवरऑल द प्रोसेस, और आपको कॉन्सेप्ट नोट या जो पिफ है वो कैसे फिल करना है। तो द आइडिया इज़ कि जी कि जो 2 दिन में हमने फ्रेमवर्क पढ़ा समझा, अगर उसको देखते हुए हमारे जहन में कोई प्रोजेक्ट आइडिया आता है, सो ये वो 2 फंड्स हैं जिनसे आप फंडिंग एक्सेस कर सकते हैं, ताकि कल को अगर हमारे ADPs या PSDP में कोई चैलेंज आता है, कोई प्रोजेक्ट वहाँ से फंड नहीं होता, तो कम से कम हमारे पास ये है। और दूसरे सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अपनी पाइपलाइन ज़रूर डेवलप करें, प्रोजेक्ट पाइपलाइन। हमारे वी शुड बी कैपेबल इनफ कीजिए कि हमें पता हो कि अगले 5 साल में हमें क्या क्या हमारी रिक्वायरमेंट है, ताकि उनकी प्रोजेक्ट्स की तैयारियां हम आज से शुरू करें इन जो जेफ और GCF जो फंड हैं। अगर नहीं हुआ तो फिर ये कि आप फिर दूसरा कोई कॉन्सेप्ट पे काम करें। तो ये थोड़ी सी एक इसमें वो क्लैरिटी दे देते हैं। इसमें ये नहीं है कि ये तो मैंने कहा है ना 24 महीने या जो ये वो है जब आप प्रपोजल बनाते हैं, वो फिर उसकी फिजिबिलिटी स्टडी करेगा, वो प्रपोजल को लिखेगा, वो ऑन ग्राउंड जाके वो साइट्स को विज़िट भी करेगा, वो पूरी एक स्टडी है। जिस तरह हम लोगों ने फ्रेमवर्क में पढ़ा कि जी के इकोसिस्टम्स के हवाले से कि जी कौन कौन सी सर्विसेज ऐसी हैं जो डिस्टर्ब हो रही हैं या कौन सी इंप्रूव हो सकती हैं, जो हमने अवॉइडेड कॉस्ट की हमने बात की, हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की हमने बात की। तो ये वो चीज़ें, उसके लिए यू नीड समवन जो जाके एटलीस्ट प्रॉपर उसको स्टडी कर सकता है। तो जब वो प्रपोजल पूरा डिज़ाइन करेगा, ठीक है, तो और वो फिर जब आगे सबमिट होगा तो इट्स बेसिकली द 30%। वो फिर 30% आप में थोड़ा टाइम ज़रूर लेते हैं। वो फिर उनके अपने सिस्टम्स हैं कि वो उनकी एक है एडवाइजरी कमेटी है GCF और जेफ की अपनी, जो उधर बैठे हुए हैं अपने हेडक्वार्टर्स में, वो प्रोजेक्ट को रिव्यू करेंगे। वो उसको अप्रूव करने के बाद फिर उनके सेक्रेटेरिएट उनको रिव्यू करेगा, फिर उनका बोर्ड रिव्यू करेगा। तो ये उनके भी 3-4 स्टेप्स हैं। सो थैंक यू सो मच सर फॉर ऑल योर टाइम एंड पेशेंस।